हेलो एवरीवन, मैं हूं इमरान, एनआईएसएम ट्रेनर। अगर आप एनआईएसएम सीरीज 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि आज हम सॉल्व करेंगे लेटेस्ट सिलेबस 2026 के अकॉर्डिंग मस्ट एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट क्वेश्चन, जिनके थ्रू आप एग्जाम का पैटर्न, कॉन्सेप्ट्स और ट्रिकी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे। हर क्वेश्चन के बाद मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि सिर्फ आंसर याद ना रहे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो अपनी नोटबुक और पेन रेडी रखिए और देखते हैं आप 100 में से कितने मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। चलिए मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। Who manages the contribution from investors and take investment decision in a mutual fund company? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर का पैसा कौन मैनेज करता है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन कौन लेता है? पहला ऑप्शन है द इन्वेस्टर्स, दूसरा ऑप्शन है द ट्रस्टी, तीसरा ऑप्शन है द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, चौथा ऑप्शन है द स्पॉन्सर। तो इसका राइट आंसर है द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर में एएमसी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एएमसी के पास फंड मैनेजर और रिसर्च टीम होती है जो डिसाइड करता है कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा बॉन्ड खरीदना है, कब बाय सेल करना है, पोर्टफोलियो का एलोकेशन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है द एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी। Identify which among the following is the first step in the sequence of creating a mutual fund product. म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट लॉन्च करने के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पहला ऑप्शन है लॉन्चिंग द न्यू फंड ऑफर, एनएफओ। दूसरा ऑप्शन है फिलिंग ऑफ स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट विद सेबी फॉर ऑब्जर्वेशन। तीसरा ऑप्शन है लॉन्च ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन कैंपेन बाय एएमसी। चौथा ऑप्शन है अप्रूवल ऑफ ट्रस्टी एंड एएमसी बोर्ड फॉर द न्यू प्रोडक्ट एंड ड्राफ्टिंग ऑफ सिड। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ नंबर वाला, अप्रूवल फॉर ट्रस्टी एंड एएमसी बोर्ड फॉर द न्यू प्रोडक्ट एंड ड्राफ्टिंग ऑफ सिड। म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करने से पहले एक प्रॉपर अप्रूवल प्रोसेस होता है, जिसमें जो पहला स्टेप होता है वो ट्रस्टी और एएमसी का अप्रूवल होता है। और यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला प्रोसेस क्या है। सेकंड प्रोसेस है सिड प्रिपरेशन, फिर उसके बाद सेबी फिलिंग, एडवर्टाइजिंग और लास्ट में एनएफओ लॉन्च होता है। The investment object of an डैश इज टू सीक कैपिटल एप्रिसिएशन। कौन सा म्यूचुअल फंड कैपिटल एप्रिसिएशन यानी वेल्थ ग्रोथ के ऑब्जेक्ट से इन्वेस्ट करता है? तो पहला ऑप्शन है ग्रोथ फंड, दूसरा ऑप्शन है इनकम फंड, तीसरा ऑप्शन है आर्बिट्राज फंड, चौथा ऑप्शन है लिक्विड फंड। तो इसका राइट आंसर है ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड का मेन ऑब्जेक्ट होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। ग्रोथ फंड क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, हाई रिटर्न पोटेंशियल होता है इसमें, हाई मार्केट रिस्क भी होता है, क्योंकि जब हाई रिटर्न है तो रिस्क भी हाई होगा और इसमें डिविडेंड फोकस नहीं होता, इसीलिए ग्रोथ पे ज्यादा फोकस रहता है। तो इसका राइट आंसर है ग्रोथ फंड। फॉर यूनिट्स ऑफ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ईएलएसएस द लॉक इन पीरियड इज डैश। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के यूनिट्स के लिए लॉक इन पीरियड कितने टाइम का होता है? पहला ऑप्शन है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इवन इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट परचेज बाय एसआईपी। दूसरा ऑप्शन है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच इंडिविजुअल यूनिट्स फॉर परचेज मेड बाय एसआईपी। तीसरा ऑप्शन है देयर इज नो लॉक इन पीरियड इफ टैक्स एग्जम्पशन इज क्लेम्ड। तो इसका राइट आंसर है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच इंडिविजुअल यूनिट फॉर परचेज मेड बाय एसआईपी। ईएलएसएस एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होता है जिसमें सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन मिलता है। इसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 years का। ये याद रखना, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ईएलएसएस में लॉक इन पीरियड 3 years का होता है। अगर एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं तो हर एसआईपी इंस्टॉलमेंट के अलग 3 years लॉक इन होता है। तो अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं ईएलएसएस फंड में, तो अगर मान लेते हैं कि 2021 का आप जनवरी में इन्वेस्ट किए, एक एसआईपी जनवरी में लगा, फिर दूसरा एसआईपी फरवरी में लगा, तो जो जनवरी में आप जो खरीदे जितना यूनिट मिला वो आप रिडीम कब कर पाएंगे? 3 साल बाद। और फरवरी के लिए फिर अलग से 3 साल, फिर मार्च के लिए अलग से 3 साल। तो इसीलिए इसका राइट आंसर है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच इंडिविजुअल यूनिट फॉर परचेज मेड बाय एसआईपी। In the usual course of events, a fund manager will have to provide the maximum liquid assets for normal situation में एक फंड मैनेजर को सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट्स किसके लिए मेंटेन करना पड़ता है? पहला ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ, दूसरा ऑप्शन इक्विटी ईटीएफ, तीसरा ऑप्शन है क्लोज एंडेड फंड, चौथा ऑप्शन है ओपन एंडेड फंड। तो इसका राइट आंसर है ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड में इन्वेस्टर कभी भी यूनिट्स बाय या रिडीम कर सकते हैं डायरेक्टली एएमसी से, इसलिए फंड मैनेजर को रिडक्शन के लिए कैश या लिक्विड एसेट्स रेडी रखना पड़ता है। इसी वजह से मैक्सिमम लिक्विड मेंटेन करनी पड़ती है। अगर बहुत सारे इन्वेस्टर एक ही दिन रिडक्शन कर देते हैं तो फंड मैनेजर को इमीडिएटली पैसा देना होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ओपन एंडेड फंड।
The dash is used by the fund manager to communicate their views on the economy and the markets of to the investor. फंड मैनेजर अपनी इकोनॉमी और मार्केट के व्यूज इन्वेस्टर तक पहुंचाने के लिए क्या यूज करती है? इसका पहला ऑप्शन है की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तीसरा ऑप्शन है स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, चौथा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट। तो आप लोगों को याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में कम्युनिकेट देयर व्यूज इकोनॉमी पे या मार्केट पे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फंड फैक्ट शीट। फंड फैक्ट शीट एक मंथली रिपोर्ट होता है जो एएमसी पब्लिश करती है। ये भी पूछ दिया जाता है कि फंड फैक्ट शीट कितने ड्यूरेशन में पब्लिश होता है एग्जाम में, तो वो आपको याद रखना मंथली। फंड फैक्ट शीट में क्या क्या होता है? फंड का ऑब्जेक्टिव होता है, पोर्टफोलियो होल्डिंग होता है, कौन से स्टॉक में है, बॉन्ड्स में है, कौन से सेक्टर में है, फंड परफॉर्मेंस होता है, एसेट एलोकेशन, रिस्क मेजर, फंड मैनेजर कमेंट्री। कमेंट्री में ही आ जाता है आपका इकोनॉमी एंड मार्केट व्यू। तो इकोनॉमी एंड मार्केट व्यू किसमें होता है? फंड फैक्ट शीट में होता है। What is the disadvantage of company fixed deposit when compared to bank fixed deposit? बैंक फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में कंपनी फिक्स डिपॉजिट का डिसएडवांटेज क्या होता है? पहला ऑप्शन है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा ऑप्शन है लोअर सेफ्टी, तीसरा ऑप्शन है हाईली वॉलेटाइल, चौथा ऑप्शन है डिफिकल्ट टू लिक्विडेट। तो इसका राइट आंसर है लोअर सेफ्टी, क्योंकि कंपनी फिक्स डिपॉजिट क्या हो गया? कॉर्पोरेट एफडी। अब बैंक एफडी से वो इसीलिए वो बैंक एफडी से ज्यादा रिस्की होता है। कंपनी एफडी जो होता है वो प्राइवेट कंपनी इशू करती है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए तो वो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पे नहीं करती, जिसे डिफॉल्ट रिस्क या फिर क्रेडिट रिस्क भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर लोअर सेफ्टी। द इक्विटी शेयर प्राइस ऑफ गोल्ड माइनिंग कंपनीज कैन डिपेंड ऑन। गोल्ड माइनिंग कंपनी के इक्विटी शेयर प्राइस किस चीज पर डिपेंड करते हैं? पहला ऑप्शन है द गोल्ड रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, दूसरा ऑप्शन है द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, तीसरा आंसर है इंटरनेशनल प्राइस ऑफ गोल्ड। तो ये तीनों चीजों पे गोल्ड का प्राइस डिपेंड करता है, तो इसीलिए इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव 1, 2 एंड 3। गोल्ड रिजर्व ऑफ द कंपनी में क्या हो गया? अगर कंपनी के पास ज्यादा गोल्ड रिजर्व है तो फ्यूचर प्रोडक्शन और प्रॉफिट का पोटेंशियल ज्यादा होता है, इससे शेयर प्राइस इंक्रीज हो सकता है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट क्या होता है? अगर कंपनी एफिशिएंटली माइनिंग कर रही है और मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो कॉस्ट कम और प्रॉफिट ज्यादा होता है। पुअर मैनेजमेंट होने पर शेयर प्राइस गिर सकता है और अच्छा मैनेजमेंट होने पर शेयर प्राइस ऊपर जाता है। तो शेयर प्राइस जो स्टॉक है गोल्ड का प्राइस इस पर भी डिपेंड कर रहा है। तीसरा इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस। गोल्ड माइनिंग कंपनी के रेवेन्यू डायरेक्टली गोल्ड प्राइस से लिंक्ड होते हैं। गोल्ड प्राइस इंक्रीज करता तो इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, शेयर प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये सब चीज पे गोल्ड का प्राइस डिपेंड करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल 1, 2 एंड 3। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेबी कंप्लेंट रेड्रेस सिस्टम स्कोर। सेबी कंप्लेंट रेड्रेस सिस्टम स्कोर्स के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहला ऑप्शन है स्कोर्स इनेबल्स द मार्केट इंटरमीडियरीज एंड लिस्टेड कंपनीज टू रिसीव कंप्लेंट फ्रॉम इन्वेस्टर, redress such complaints and report redressal। दूसरा ऑप्शन है स्कोर इज अ वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड ग्रीवांस रेड्रेस सिस्टम। तीसरा ऑप्शन है स्कोर्स इज कंप्लीटली ऑनलाइन सो एन इन्वेस्टर कैन नॉट लॉज ए फिजिकल कंप्लेन। ऐसा तो नहीं होता, वो फिजिकल कंप्लेन भी कर सकता है बट सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, फिजिकल को ही फिर ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्कोर एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहां इन्वेस्टर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिस्टम ऑनलाइन है पर फिजिकल कंप्लेन भी सबमिट की जा सकती है। इन्वेस्टर सेबी ऑफिस या इंटरमीडियरी को फिजिकल कंप्लेन देता है, कंप्लेन स्कैन की जाती है, उसके बाद स्कोर पोर्टल पर अपलोड करके प्रोसेस किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कोर इज कंप्लीटली ऑनलाइन सो एन इन्वेस्टर कैन नॉट लॉज ए फिजिकल कंप्लेन। ये स्टेटमेंट फॉल्स है और क्वेश्चन में फॉल्स ही पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए न्यू फंड ऑफर। एनएफओ से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? A closed-ended mutual fund NFO will have a NFO opening date, NFO closing date and a scheme reopening date। तो हम लोग पढ़े हैं कि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में NFO ओपनिंग डेट तो होता है, क्लोजिंग डेट भी होता है बट स्कीम रीओपनिंग डेट नहीं होता है। दूसरा है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड एनएफओ विल हैव एनएफओ ओपनिंग डेट, हाँ ठीक है, एनएफओ क्लोजिंग डेट भी होता है और स्कीम री ओपनिंग डेट भी होता है। तो इसमें फॉल्स कौन सा हो जाएगा? ओनली वन इज फॉल्स। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है? क्लोज एंडेड फंड एनएफओ पीरियड में यूनिट इशू करते हैं।
एनफओ के बाद स्कीम रीओपन नहीं होती। इन्वेस्टर बाद में स्टॉक एक्सचेंज पर यूनिट बाय सेल करते हैं, एएमसी से डायरेक्ट नहीं, इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एनएफओ ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट होती है। एनएफओ क्लोज होने के बाद स्कीम रीओपन हो जाती है। इन्वेस्टर एएमसी से एनवी पर बाय सेल कर सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। डैश इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एमफी। एमफी का कौन सा काम नहीं है? पहला ऑप्शन, रिप्रेजेंटिंग द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट आरबीआई, तो ये तो काम है, रिप्रेजेंट करता हुआ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को गवर्नमेंट आरबीआई के पास। दूसरा ऑप्शन, अंडरटेकिंग स्टडीज एंड रिसर्च ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, तो स्टडीज एंड रिसर्च भी वो प्रोवाइड करता है। तीसरा ऑप्शन, अंडरटेकिंग इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, ये भी ऑप्शन है, ये भी राइट है। चौथा ऑप्शन है, कंडक्टिंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो फोर्थ नंबर वाला एमफी का फंक्शन नहीं है, क्योंकि जो कंडक्टिंग सर्टिफिकेशन एग्जाम वो एनआईएसएम कंडक्ट कराता है, ना कि एमफी। आपको ये याद रखना है कि एमफी का क्या काम है। एमफी का रोल होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को प्रमोट और रेगुलर सपोर्ट करना। इसका मेन फंक्शन है इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन, रिसर्च एंड स्टडीज एंड इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। एग्जाम कंडक्ट कराना ये एनआईएसएम का काम है। और मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? शेयर मार्केट को रेगुलेट, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट सेबी करता है। How will the AMC and RTA agent process an application for subscribing to mutual fund units if the ARN is wrongly mentioned in it? अगर म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म में ARN गलत लिख दिया गया है तो AMC या RTA उस एप्लीकेशन को कैसे प्रोसेस करेगा? पहला ऑप्शन है, इट विल बी प्रोसेस एज डायरेक्ट प्लान एप्लीकेशन। दूसरा ऑप्शन है, इट विल बी रिजेक्टेड एज इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। तीसरा ऑप्शन है, it will be considered as an incomplete application and sent back to completion। चौथा ऑप्शन है, it will be treated as a regular plan subjected to the error being corrected in the required time frame। तो इसका राइट आंसर है, it will be treated as a regular plan subjected to the error being corrected in the required time frame। मतलब जो रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम है, जो टाइम लिमिट है, उसमें करेक्ट हो जाना चाहिए। एप्लीकेशन रेगुलर प्लान के अंडर प्रोसेस होता है। एएमसी आरटीए इन्वेस्टर या डिस्ट्रीब्यूटर से करेक्ट एआरएन कोड मांगता है, जो टाइम लिमिट है 30 कैलेंडर डे। तो ये आप लोग को याद रखना है कि टाइम लिमिट कितना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाता है कि अगर गलत एआरएन डाला गया है या रेगुलर की जगह डायरेक्ट डाला गया है तो फिर वो कितने दिन के अंदर ठीक किया जा सकता है, तो 30 कैलेंडर डेज। Dash will help the investor understand the suitability of a mutual fund scheme to them। कौन सी चीज इन्वेस्टर को समझाने में हेल्प करती है कि म्यूचुअल फंड स्कीम उसके लिए सुटेबल है या नहीं? पहला ऑप्शन है प्रोडक्ट लेवल, दूसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड डिवीजन एंड बीटा, तीसरा ऑप्शन है ट्रैकिंग एरर, चौथा ऑप्शन है अल्फा ऑफ द स्कीम। तो इसका राइट आंसर है प्रोडक्ट लेवल। प्रोडक्ट लेवल एक सिंपल रिस्क इंडिकेटर लेवल होता है जो म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में सेबी जो म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। सेबी ने मिस सेलिंग रोकने और इन्वेस्टर को इजीली समझने के लिए प्रोडक्ट लेबलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। इस लेवल में जनरली ये इंफॉर्मेशन होती है जैसे नेचर ऑफ स्कीम, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और रिस्क लेवल। तो इसका राइट आंसर है प्रोडक्ट लेवल। ए ट्रेल कमीशन इज पेड। ट्रेल कमीशन कब तक पे होता है? पहला ऑप्शन, एज लॉन्ग एज द इन्वेस्टर स्टेज इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड स्कीम। दूसरा ऑप्शन है, व्हेन द इन्वेस्टर इन्वेस्ट इनटू द म्यूचुअल फंड स्कीम। तीसरा ऑप्शन है, व्हेन द इन्वेस्टर एग्जिट्स द म्यूचुअल फंड स्कीम। चौथा ऑप्शन है, ट्रेल कमीशन मींस नो कमीशन। तो इसका राइट आंसर है, एज लॉन्ग एज द इन्वेस्टर स्टे इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड स्कीम। डिस्ट्रीब्यूटर को रेगुलर ऑनगोइंग कमीशन मिलता है जब तक इन्वेस्टर का पैसा फंड में इन्वेस्टेड रहता है। ये कमीशन एयूएम का एक स्मॉल परसेंटेज होता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि ट्रेल कमीशन ऑफ द डे कैसे कैलकुलेट होता है, तो वो एयूएम को मल्टीप्लाई किया जाता है ट्रेल कमीशन जो परसेंटेज होता है उससे, और डिवाइड किया जाता है 365 से। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं एयूएम है 10 लाख और जो ट्रेल कमीशन मिल रहा है 1% मिल रहा है, तो ट्रेल कमीशन ऑफ द डे कैसे कैलकुलेट होगा? 10 लाख इंटू 1% डिवाइडेड बाई 365, तो 27 रुपीज 40 पैसा कैलकुलेट होकर के आंसर निकलेगा। तो ये आप लोग कैलकुलेशन भी याद रखना, इसका फॉर्मूला याद रखना कि ट्रेल कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, एयूएम मल्टीप्लाई बाय ट्रेल कमीशन रेट डिवाइडेड बाय 365 डेज।
नो इन्वेस्टर कैन हैव ए होल्डिंग ऑफ मोर देन 25% ऑफ ए स्कीम, स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्या कोई भी एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड स्कीम का 25% से ज्यादा हिस्सा होल्ड कर सकता है? तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका राइट आंसर है ट्रू। सेबी ने 20-25 रूल बनाया है ताकि म्यूचुअल फंड स्कीम ज्यादा डाइवर्सिफाई हो सके। 20 का मतलब है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर रूल, एक म्यूचुअल फंड स्कीम में कम से कम 20 इन्वेस्टर होने चाहिए। और 25 का मतलब है मैक्सिमम होल्डिंग रूल, कोई भी एक इन्वेस्टर स्कीम का टोटल कॉर्पस का 25% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता। तो ये 20-25 रूल्स आपको याद रखना है। 20 मतलब हो गया मिनिमम इन्वेस्टर रूल्स और 25 मतलब हो गया मैक्सिमम होल्डिंग रूल, कॉर्पस का 25% से ज्यादा होल्ड नहीं किया जा सकता। In the case of a sectoral fund, the minimum investment in equity and equity related instrument of a particular sector of total asset should be, sectoral fund में total asset का minimum कितना परसेंट एक पर्टिकुलर सेक्टर के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 65, दूसरा ऑप्शन है 70%, तीसरा ऑप्शन है 80% और चौथा ऑप्शन है 95%। तो इसका राइट आंसर है 80%, सी नंबर। सेक्टर फंड एक ऐसा फंड होता है जो एक ही सेक्टर या थीम में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि बैंकिंग, आईटी, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर। सेक्टर या थीमेटिक फंड को मिनिमम 80% एसेट इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना होता है उस पर्टिकुलर सेक्टर या थीम के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80%। The ARN is allotted to the mutual fund distributors by, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को ARN कौन अलॉट करता है? पहला ऑप्शन है सेबी, दूसरा ऑप्शन है एनआईएसएम, तीसरा ऑप्शन है एएमसी, चौथा ऑप्शन है एमफी। तो इसका राइट आंसर है एमफी, एमफी अलॉट करता है। एमफी मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्टर्ड करना। इसका प्रोसेस होता है, पहले कैंडिडेट एनआईएसएम सीरीज 5 एग्जाम पास करता है, उसके बाद एमपी का पास अप्लाई करता है, एमपी उसको एआरएन अलॉट करता है। इस एआरएन के बिना कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर है एमपी। In order to ensure fairness to investor, Dash has prescribed cut-off timing to determining the applicable NAV। इन्वेस्टर के साथ फेयरनेस मेंटेन करने के लिए एप्लीकेबल एनएवी डिसाइड करने का कट ऑफ टाइमिंग किसने प्रेस्क्राइब किया है? पहला ऑप्शन है एमपी, दूसरा ऑप्शन है सेबी, तीसरा ऑप्शन है आरबीआई और चौथा ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका राइट आंसर है सेबी। सेबी ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। एनएवी कैलकुलेशन रूल, कट ऑफ टाइमिंग रूल्स और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रूल, ये सारे रूल सेबी ही बनाता है। तो इसका राइट आंसर है सेबी। Which of these investor is are exempted from providing PAN details for investment in mutual fund? कौन कौन से इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए पैन डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है? पहला ऑप्शन है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वेयर एनुअल इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड ₹50,000। अगर 50,000 से कम इन्वेस्टमेंट है एक फाइनेंशियल ईयर में तो वहां देने की जरूरत नहीं है। तो ये राइट है। दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टर रिसाइडिंग इन द स्टेट ऑफ सिक्किम, सिक्किम के रेसिडेंट्स को पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है, ये भी राइट है। तीसरा ऑप्शन है ट्रांजैक्शन अंडर टेकन ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भी राइट है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को बिहाफ पे जो ट्रांजैक्शन होता है वहां देने की जरूरत नहीं है। और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। नॉर्मली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए पैन मैंडेटरी होता है, लेकिन कुछ स्पेशल केस में पैन देना जरूरी नहीं होता, जैसे गवर्नमेंट के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन हो, सिक्किम के रेसिडेंट हो, यूएन और इंटरनेशनल एजेंसी जो इंडिया में टैक्स नहीं देते हैं, और अगर इन्वेस्टमेंट 50,000 पर ईयर म्यूचुअल फंड में कम है तो वहां भी पैन देने की जरूरत नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारा ही ऑप्शन सही है। An investor chooses a mutual fund scheme based on whether his her dash matches with that of the scheme। इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते टाइम किस चीज को मैच करता है स्कीम के साथ? पहला ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट पीरियड, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो इसका राइट आंसर है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक क्लियर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि ग्रोथ, इनकम, सेफ्टी। इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? उसे अपना गोल मैच करना चाहिए स्कीम के ऑब्जेक्टिव के साथ। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। म्यूचुअल फंड हैव टू फॉलो द रेगुलेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इन्वेस्टमेंट इन, म्यूचुअल फंड को आरबीआई के रूल किस टाइप के इन्वेस्टमेंट में फॉलो करने पड़ते हैं? पहला ऑप्शन है सिक्योरिटीज मार्केट, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड, तीसरा ऑप्शन है मनी मार्केट, चौथा ऑप्शन है
कमोडिटी मार्केट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनी मार्केट। मनी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड को कंट्रोल कौन करता है? सेबी कंट्रोल करता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसलिए म्यूचुअल फंड जब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें आरबीआई के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। To become a mutual fund distributor in India, one has to pass an exam which is conducted by mutual fund distributor बनने के लिए जो एग्जाम देना पड़ता है वो कौन कंडक्ट करता है? पहला ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी तो रेगुलेट करता है, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई। तीसरा ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, एनआईएसएम। चौथा ऑप्शन है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर है एनआईएसएम। अगर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो प्रोसेस होता है, पहला स्टेप होता है एनआईएसएम एग्जाम क्लियर करना, और फिर जो दूसरा स्टेप है एमपी में रजिस्ट्रेशन करना, जैसे कि एआरएन, जिससे एआरएन नंबर मिलेगा। तो आप लोगों को ये प्रोसेस याद रखना है कि एनआईएसएम एग्जाम दिलाता है और लाइसेंस एमपी से मिलता है। How often does a mutual fund disclose the information on total expense ratio charged to a mutual fund scheme and where is this published? म्यूचुअल फंड अपना एक्सपेंस रेशियो कितनी बार डिस्क्लोज करता है और वो इंफॉर्मेशन कहाँ पब्लिश होती है? पहला ऑप्शन है डेली ऑन द म्यूचुअल फंड वेबसाइट, दूसरा ऑप्शन है वीकली ऑन द म्यूचुअल फंड वेबसाइट, तीसरा ऑप्शन है वंस ए मंथ इन द फंड फैक्ट शीट, चौथा ऑप्शन है वंस ए ईयर व्हेन इट मेक्स द मैंडेटरी डिस्क्लोजर टू सेबी एंड एमपी। तो इसका राइट आंसर है डेली ऑन द म्यूचुअल फंड वेबसाइट। टोटल एक्सपेंस रेशियो मतलब टीईआर। टीईआर मतलब म्यूचुअल फंड चलाने का टोटल कॉस्ट एक्सपेंस जो इन्वेस्टर से इनडायरेक्टली चार्ज होता है। एएमसी को डेली बेसिस पर टीआर डिस्क्लोज करना होता है और वो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करती है। इन इंडिया द म्यूचुअल फंड आर कंस्टिट्यूटेड एज, इंडिया में म्यूचुअल फंड का लीगल स्ट्रक्चर क्या होता है? पहला ऑप्शन है लिमिटेड कंपनी, दूसरा ऑप्शन है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, चौथा ऑप्शन है ट्रस्ट। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ नंबर वाला ट्रस्ट। इंडिया में म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर होता है ट्रस्ट स्ट्रक्चर। ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट 8082 के अंडर गवर्न होता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे गवर्न होता है, कौन से एक्ट के थ्रू गवर्न होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा इंडियन ट्रस्ट एक्ट 8082। इन्वेस्टर का पैसा ट्रस्ट के थ्रू मैनेज होता है। एक ट्रस्टी होता है जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। एएमसी फंड मैनेज करती है। इसलिए म्यूचुअल फंड कोई कंपनी या एनजीओ नहीं होता, ये एक लीगल ट्रस्ट स्ट्रक्चर होता है। Suresh sees that his friends are investing in a finance scheme which is promising very high returns. एक पॉन्जी स्कीम में वो इन्वेस्ट कर रहा है, वहां उसको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। ही ऑल्सो ब्लाइंडली इन्वेस्ट इन द सेम स्कीम, वो भी सेम स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहता है। विच बायस इज सुरेश एग्जिबिटिंग, ये कौन सा बायस है? पहला ऑप्शन है हर्ड मेंटेलिटी, दूसरा ऑप्शन है लॉस एवर्जन, तीसरा ऑप्शन है कॉन्फिडेंस बायस, चौथा ऑप्शन है एंकरिंग। तो इसका आंसर है हर्ड मेंटेलिटी। हर्ड मेंटेलिटी का मतलब क्या हो गया? जब लोग बिना सोचे समझे दूसरों को फॉलो करते हैं उसे हर्ड मेंटेलिटी कहते हैं। जैसे सब लोग एक स्टॉक या स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप भी बिना रिसर्च किए उसी में इन्वेस्ट कर देते हैं। यही ये डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन और क्राउड इन्फ्लुएंस से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ड मेंटेलिटी। Which is the first step that a mutual fund distributor should take in building a mutual fund portfolio for his investor? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जब क्लाइंट का पोर्टफोलियो बनाता है तो सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है ही शुड लिस्ट द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड फॉर द इन्वेस्टर टू सिलेक्ट, दूसरा ऑप्शन है ही शुड सेट द फाइनेंशियल गोल ऑफ द इन्वेस्टर, तीसरा ऑप्शन है ही शुड इन्वेस्ट द अमाउंट इन ए लिक्विड फंड एंड सेट द systematic transfer plan in good equity funds, चौथा ऑप्शन है ही शुड लिस्ट गुड इक्विटी फंड्स विद द लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो फॉर द इन्वेस्टर टू सिलेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो नंबर वाला ही शुड सेट द फाइनेंशियल गोल ऑफ द इन्वेस्टर। पहले फाइनेंशियल गोल सेट करना होता है। इन्वेस्टमेंट कभी फंड से स्टार्ट नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट गोल से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल जैसे चाइल्ड एजुकेशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, हाउस बाइंग, ये सब गोल हो गया। जब गोल क्लियर होता है तभी डिसाइड होता है कितना इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम के लिए करना और किस टाइप के फंड में करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ही शुड सेट द फाइनेंशियल गोल ऑफ द इन्वेस्टर।
डैश इज ए प्रॉपर बेंचमार्क फॉर अ बैलेंस्ड हाइब्रिड स्कीम। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड के लिए करेक्ट बेंचमार्क कौन सा है? पहला ऑप्शन है क्राइजिल हाइब्रिड 75+25 कंजर्वेटिव इंडेक्स। दूसरा ऑप्शन है क्राइजिल हाइब्रिड 25+75 एग्रेसिव इंडेक्स। तीसरा ऑप्शन है क्राइजिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स। तो यहाँ बैलेंस हाइब्रिड पूछा जा रहा है, हम लोग को पता है बैलेंस्ड में 50+50 होता है, तो इसीलिए क्राइजिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स इसका राइट आंसर होगा। हाइब्रिड फंड इक्विटी प्लस डेट फंड को हाइब्रिड फंड बोलते हैं। इसमें एग्रेसिव फंड होता है, एग्रेसिव हाइब्रिड होता है जिसमें ज्यादा इक्विटी होता है, 75% इक्विटी होता है और इसका जो इंडेक्स होता है 25+75 एग्रेसिव इंडेक्स। बैलेंस हाइब्रिड फंड में 50% इक्विटी होता है और 50% डेट होता है, तो इसका जो बेंचमार्क होता है 50+50 मॉडरेट इंडेक्स। कंजर्वेटिव फंड में ज्यादा डेट होता है 75% और इसका जो बेंचमार्क होता है 75+25 कंजर्वेटिव इंडेक्स। In which of these cases will the lock-in in a retirement fund be lower than the prescribed 5 years? कौन से केस में रिटायरमेंट फंड का लॉक इन 5 साल से कम हो सकता है? पहला ऑप्शन है व्हेन द रिटायरमेंट एज इज अर्लियर देन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा ऑप्शन है व्हेन द एज ऑफ द इन्वेस्टर एट द टाइम ऑफ मेकिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट is not less than 50 years। तीसरा ऑप्शन when the target corpus is achieved before 5 years। चौथा ऑप्शन है all of the above। तो इसका राइट आंसर है when the retirement age is earlier than 5 years from the date of investment। रिटायरमेंट फंड एक ओपन एंडेड सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम होता है जिसमें लॉक इन पीरियड होता है 5 साल या रिटायरमेंट एज तक, जो भी पहले आए विच एवर इज अर्लियर। तो एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि रिटायरमेंट फंड का लॉक इन पीरियड कितना होता है, तो 5 साल होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और ईएलएस फंड का लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स, ये भी याद रखिएगा। ईएलएस फंड लॉक इन पीरियड 3 इयर्स और रिटायरमेंट फंड लॉक इन ईयर 5 इयर्स। इस स्कीम में पैसा आप 5 साल से पहले या रिटायरमेंट से पहले जो भी पहले हो विड्रॉ नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला स्टेटमेंट है इट इज मैंडेटरी फॉर द एएमसी टू डिस्क्लोज द वैल्यूएशन पॉलिसी। तो मैंडेटरी है वैल्यूएशन पॉलिसी को डिस्क्लोज करना। दूसरा ऑप्शन है द एएमसी इज नॉट अकाउंटेबल फॉर पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग इनकरेक्ट वैल्यूएशन। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है और ऑप्शन ए जो है वो ट्रू है। तो इसमें से ओनली ए इज ट्रू, राइट आंसर होगा। एएमसी को अपनी वैल्यूएशन पॉलिसी और प्रोसीजर डिस्क्लोज करने होते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में और एएमसी की वेबसाइट पर। इसका पर्पस होता है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, ताकि इन्वेस्टर को पता हो कि वैल्यूएशन कैसे की जा रही है। चाहे डिस्क्लोजर किया हो या नहीं, वैल्यूएशन की ट्रू और फेयर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और करेक्ट एनएवी कैलकुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एएमसी की होती है। Which of these expenses can be charged to a mutual fund scheme by the AMC? AMC कौन सा खर्चा इन्वेस्टर के फंड से ले सकता है? पहला ऑप्शन रेंट फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द म्यूचुअल फंड, ये तो नहीं ले सकता। दूसरा ऑप्शन है सैलरीज ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट टीम, सैलरी भी नहीं ले सकता वो। तीसरा ऑप्शन है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द एएमसी, ये भी नहीं ले सकता। चौथा ऑप्शन है फीस ऑफ कस्टोडियन एंड फंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तो राइट आंसर है फीस ऑफ कस्टोडियंस एंड फंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एएमसी कुछ एक्सपेंस म्यूचुअल फंड स्कीम पर चार्ज कर सकती है, लेकिन सिर्फ वही जो डायरेक्टली फंड के मैनेजमेंट और ऑपरेशन से रिलेटेड हो। जो अलाउड एक्सपेंसेस है कस्टोडियन फीस है क्योंकि एसेट को सेफ रखने के लिए लिया जाता है। फंड एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है जो ऑपरेशन और कंप्लायंस मैनेज करने के लिए लिया जाता है। जो नॉट अलाउड एक्सपेंसेस है मतलब एएमसी खुद बियर करेगी, वो है रजिस्टर्ड ऑफिस का रेंट, फंड मैनेजमेंट टीम की सैलरी, एएमसी के जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। If an investor has to change his default account, he has to do it with। अगर इन्वेस्टर अपना डिफॉल्ट बैंक अकाउंट चेंज करना चाहता है तो वो कैसे करेगा? पहला ऑप्शन है द केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, दूसरा ऑप्शन है एमफी, तीसरा ऑप्शन है आइदर केआरए और एमपी, चौथा ऑप्शन है द म्यूचुअल फंड एएमसी डायरेक्टली। तो इसका राइट आंसर है द म्यूचुअल फंड एएमसी डायरेक्टली। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ये फैसिलिटी देते हैं कि वो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रजिस्टर कर सकते हैं ताकि रिडम्पशन, डिविडेंड और दूसरे पे आउट्स इजिली रिसीव हो सके। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर मैक्सिमम 5 अकाउंट्स रजिस्टर कर सकता है। इनमें से एक अकाउंट को डिफॉल्ट अकाउंट
डिजिग्नेट किया जाता है। जब तक इन्वेस्टर अलग से स्पेसिफाई ना करे, सारे पेमेंट इसी डिफॉल्ट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। इन्वेस्टर कभी भी डिफॉल्ट बैंक अकाउंट चेंज कर सकता है, इसके लिए एएमसी को इंस्ट्रक्शन देना होता है। विच टैक्स इज पेएबल ऑन द रिडक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। जब आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स रिडीम करते हो तब कौन सा टैक्स लगता है? पहला ऑप्शन है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, दूसरा ऑप्शन है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तीसरा ऑप्शन है वेल्थ टैक्स, चौथा ऑप्शन है अल्टरनेट डिविडेंड टैक्स। तो जब भी इक्विटी म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। आपको ये याद रखना है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड पे लगता है, ना कि डेट म्यूचुअल फंड पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि STT। इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिडक्शन स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन जैसा ट्रीट होता है, इसलिए STT चार्ज होता है। STT ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता है, इन्वेस्टर को अलग से पे नहीं करना पड़ता, सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड फंड पर लगता है। तो एग्जाम में ये भी पूछ देता ट्रू और फॉल्स में कि क्या डेट म्यूचुअल फंड में STT लगता है, तो वहां पे राइट आंसर हो जाएगा नो, डेट म्यूचुअल फंड में STT नहीं लगता, STT सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगता है। What is the goal-based approach to financial planning focused on? Goal-based financial planning का main focus क्या होता है? पहला ऑप्शन है to generate a limited amount of money, दूसरा ऑप्शन है an investment plan which is focused on a specific goal, तीसरा ऑप्शन है an investment plan with a specific risk profile, चौथा ऑप्शन है a specific option of investment। तो इसका राइट आंसर है एन इन्वेस्टमेंट प्लान विच इज फोकस्ड ऑन ए स्पेसिफिक गोल। गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग में ये अप्रोच किसी स्पेसिफिक गोल के लिए प्लानिंग करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि चाइल्ड की हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट, हर गोल के लिए सेपरेट इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया जाता है। कंप्रहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हो गया? इस अप्रोच में एक पर्सन के सारे फाइनेंशियल गोल को एक साथ कंसिडर किया जाता है, जैसे रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, हाउस, इमरजेंसी फंड, सबको एक साथ मिला करके उसी में ट्रीट किया जाता है। फिर उन सब के हिसाब से ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग ए मॉडल पोर्टफोलियो इज, मॉडल पोर्टफोलियो बनाने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पहला ऑप्शन है डिसाइडिंग द साइज ऑफ पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम, तीसरा ऑप्शन है सेटिंग ऑफ गोल्स, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है सेटिंग ऑफ गोल्स। स्टेप फॉर डेवलपिंग ए मॉडल पोर्टफोलियो, चार स्टेप होता है। पहला स्टेप है इन्वेस्टर के गोल समझना, जैसे कि सबसे पहले इन्वेस्टर के नीड्स और फाइनेंशियल गोल आइडेंटिफाई करना जरूरी है, जैसे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, रिटायरमेंट, एजुकेशन। फाइनेंशियल प्रोडक्ट को समझना, अलग अलग प्रोडक्ट्स के रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी, मैच्योरिटी समझना। जो तीसरा इंपॉर्टेंट है एसेट एलोकेशन डिसाइड करना, इन्वेस्टर के गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से डिफरेंट एसेट का राइट मिक्स डिसाइड करना, इसको ही टेक्निकल लैंग्वेज में एसेट एलोकेशन कहते हैं। चौथा है सुटेबल म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना, फर्स्ट स्टेप में हर एसेट कैटेगरी के अंडर बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेटिंग ऑफ गोल्स। Which type of funds investment objective could be to achieve growth by investing in equity and equity related instruments balanced with income generation by investing in debt and money market instrument। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा फंड ऐसा होता है जो इक्विटी से ग्रोथ देता है और डेट से इनकम देता है। तो पहला ऑप्शन है आर्बिट्राज फंड, दूसरा ऑप्शन है मनी मार्केट फंड, तीसरा ऑप्शन है इक्विटी फंड और चौथा ऑप्शन है बैलेंस्ड फंड। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड फंड इन्वेस्टर को एक ही पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट दोनों का एक्सपोजर देता है। इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है इक्विटी से ग्रोथ यानी कि कैपिटल एप्रिसिएशन, और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है डेट से इनकम और स्टेबिलिटी, मतलब रेगुलर इनकम और लो वॉलेटिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस्ड फंड। When a mutual fund scheme makes profit or losses, those profits and losses belong to, अगर म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो किसका होता है? पहला ऑप्शन है द एएमसी, दूसरा ऑप्शन द ट्रस्टी, तीसरा ऑप्शन द फंड मैनेजर, चौथा ऑप्शन द इन्वेस्टर। तो म्यूचुअल फंड में अगर प्रॉफिट लॉस हो रहा है तो पैसा तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर का ही होता है, तो प्रॉफिट भी होगा तो इन्वेस्टर का ही होगा, लॉस भी होगा तो इन्वेस्टर का ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द इन्वेस्टर।
The investor enjoy the profit as well as bear the losses of his investment in mutual fund। जैसे कि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, अगर वैल्यू बढ़कर 1,20,000 हो गया, तो जो 20,000 प्रॉफिट हुआ किसका हुआ? इन्वेस्टर का हुआ। और अगर वैल्यू 1 लाख से 90,000 आ गया, तो जो 10,000 लॉस हुआ वो भी किसका हुआ? इन्वेस्टर का हुआ। तो म्यूचुअल फंड में पैसा भी इन्वेस्टर का होता है और प्रॉफिट लॉस भी इन्वेस्टर का होता है। डैश इज आर इंक्लूडेड इन द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। किम में क्या क्या इंक्लूड होता है? पहला ऑप्शन है नेम ऑफ द फंड मैनेजर ट्रस्टी, दूसरा ऑप्शन है परफॉर्मेंस ऑफ स्कीम्स, तीसरा ऑप्शन है एसेट एलोकेशन प्लान, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो ये तीनों होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। किम, सिड और साइन का शॉर्ट समरी होता है। किम में क्या क्या होता है? एएमसी के बारे में होता है, म्यूचुअल फंड, ट्रस्टी, फंड मैनेजर और स्कीम का नाम होता है। इशू डेट होता है, ओपनिंग, क्लोजिंग, रीओपनिंग, फॉर सेल एंड रीपर्चेस। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, एसेट एलोकेशन पैटर्न होता है, रिस्क प्रोफाइल होता है, प्लान्स और ऑप्शन होता है, बेंचमार्क इंडेक्स, डिविडेंड पॉलिसी, परफॉर्मेंस, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, एक्सपेंस ऑफ द स्कीम होता है, इन्वेस्टर ग्रीवेंस डिटेल्स होता है। ये सारे चीज किम में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। एन एडेंडम हैज टू बी इशूड फॉर चेंजेस इन। एडेंडम किस डॉक्यूमेंट में चेंज होने पर इशू किया जाता है? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है हाफ ईयरली रिजल्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड, तीसरा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, चौथा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, एसआईडी, सिड। अगर सीड में कोई चेंजेस होता है तो एएमसी को एडेंडम इशू करना पड़ता है, एएमसी वेबसाइट पर पब्लिश करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, सिड। विच ऑफ दिस फंड विल जनरली हैव ए हायर फंड मैनेजमेंट कॉस्ट? कौन सा फंड जनरली सबसे ज्यादा फंड मैनेजमेंट कॉस्ट चार्ज करता है? पहला ऑप्शन है डेट फंड, दूसरा ऑप्शन है पैसिव इक्विटी फंड, तीसरा ऑप्शन है एक्टिव इक्विटी फंड और चौथा ऑप्शन इक्विटी इंडेक्स फंड। तो तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे तो एक्टिव इक्विटी फंड, मतलब इस फंड को मैनेज करने के लिए फंड को ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है, जिसके कारण इसका मैनेजमेंट कॉस्ट हाई होता है। तो इसका राइट आंसर है एक्टिव इक्विटी फंड। एक्टिव इक्विटी फंड में फंड मैनेजर एक्टिवली स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, कंपनीज का रिसर्च, मार्केट एनालिसिस, स्टॉक बाय और सेल करना, पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना। इस वजह से जो रिसर्च कॉस्ट होता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कॉस्ट सब ज्यादा होता है। इसलिए एक्टिव इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो जनरली ज्यादा होता है। Which of these information is not contained in the scheme information document SID? SID में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती? पहला ऑप्शन है नेम ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम्स पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, तीसरा ऑप्शन है रिस्क फैक्टर ऑफ द स्कीम, चौथा ऑप्शन है पोर्टफोलियो फीचर्स। तो इसका राइट आंसर है नेम ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम्स पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक या बॉन्ड्स है, ये इंफॉर्मेशन सीड में नहीं होती, ये इंफॉर्मेशन मिलती है फंड फैक्ट सीट में, क्योंकि पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए उसे सीड में फिक्स नहीं किया जाता और सीड इशू होता है एवरी 6 मंथ। दैट्स वाई उसको सीड में नहीं डाला जाता, उसको फंड फैक्ट सीट में, फंड फैक्ट सीट मंथली बेसिस पर इशू किया जाता है। बट ये कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं, ये वॉलेंट्री डॉक्यूमेंट है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया जाता है। Identify the false statement with respect to benchmark for mutual fund scheme. म्यूचुअल फंड बेंचमार्क के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? पहला ऑप्शन ए मल्टी कैप फंड कैन हैव ए निफ्टी 500 इंडेक्स एट इट्स बेंचमार्क, दूसरा ऑप्शन है ए मल्टी कैप फंड कैन हैव ए बीएसई सेंसेक्स एट इट्स बेंचमार्क। तो ओनली ए इज फॉल्स, ओनली बी इज फॉल्स, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स एंड नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर ओनली बी इज फॉल्स। आइए इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। निफ्टी 500 मतलब लार्ज कैप भी है, उसमें मिड कैप भी है और स्मॉल कैप स्टॉक भी है। मल्टी कैप फंड इन्वेस्ट करता है किसमें? लार्ज कैप में भी करता है, मिड कैप में भी करता है, स्मॉल कैप में भी करता है, इसलिए निफ्टी 500 एक परफेक्ट बेंचमार्क है मल्टी कैप फंड के लिए, इसलिए स्टेटमेंट ए सही है। और यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा फॉल्स है। अब दूसरा ऑप्शन है बीएसई सेंसेक्स में सिर्फ 30 लार्ज कैप कंपनीज होती है, सिर्फ लार्ज कैप एक्सपोजर मिड स्मॉल कैप कवर नहीं करता, लेकिन मल्टी कैप फंड में लार्ज भी होता है, मिड भी होता है, स्मॉल कैप होते हैं, इसलिए सेंसेक्स मल्टी कैप के लिए सुटेबल बेंचमार्क नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट बी जो है वो गलत है।
इसलिए इसका राइट आंसर ओनली बी इज फॉल्स। डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स आर लेस रिस्की कंपेयर टू थीमेटिक फंड्स इन टर्म ऑफ डेस्क रिस्क। पहला ऑप्शन है ड्यूरेशन, दूसरा ऑप्शन है साइज, तीसरा ऑप्शन है कंसंट्रेशन, चौथा ऑप्शन है स्टाइल। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो होता है वो थीमेटिक फंड के कंपैरिजन में किस टाइप के रिस्क कम रिस्की होते हैं, किस टाइप के रिस्क में कम रिस्की होते हैं। तो इसका राइट आंसर है कंसंट्रेशन। थीमेटिक फंड क्या हो गया, ये सिर्फ एक ही थीम या सेक्टर पर फोकस करते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, आईटी, इसलिए इसका इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेटेड होता है। और डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जो होता है ये अलग अलग सेक्टर, बैंकिंग, आईटी, एफएमजीसी, फार्मा में इन्वेस्ट करता है, इसलिए इसका रिस्क स्प्रेड हो जाता है, डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो मतलब थीमेटिक फंड में कंसंट्रेशन रिस्क ज्यादा होता है और डाइवर्सिफाइड फंड में कंसंट्रेशन रिस्क कम होता है। तो इसका राइट आंसर है कंसंट्रेशन। When does the market price of closed-end mutual fund scheme coverage with the NAV price? Closed-ended mutual fund का मार्केट प्राइस कब NAV के बराबर होता है? पहला ऑप्शन है ड्यूरिंग द न्यू फंड ऑफर, दूसरा ऑप्शन है बिफोर द न्यू फंड ऑफर, तीसरा ऑप्शन है टुवर्ड्स मैच्योरिटी, चौथा ऑप्शन है इट नेवर कवरेजेस। तो इसका राइट आंसर है टुवर्ड्स मैच्योरिटी। मैच्योरिटी आते ही प्राइस और NAV मिल जाते हैं। जब फंड मैच्योरिटी के पास आता है, इन्वेस्टर को पता होता है कि मैच्योरिटी पर एनएवी के हिसाब से पैसा मिलेगा, मार्केट प्राइस धीरे धीरे एनएवी के पास आने लगता है, डिफरेंस कम हो जाता है, इंड में मार्केट प्राइस इक्वल हो जाता है एनएवी के। जैसे कि एनएवी 100 रुपीज और मार्केट प्राइस 90 रुपीज है, जैसे ही मैच्योरिटी पास आएगी तो वो मार्केट प्राइस 90 से 95 हो जाएगा, फिर 98, और जो उसका एनएवी 100 के इक्वल हो जाएगा जैसे मैच्योरिटी आएगा। तो फाइनली इक्वल हो जाता है दोनों मैच्योरिटी के टाइम पे। The net asset value of a segregated portfolio has to be declared on segregated portfolio का NAV कितनी फ्रीक्वेंसी पर डिक्लेयर किया जाता है? पहला ऑप्शन है डेली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट, दूसरा ऑप्शन है वीकली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट, तीसरा ऑप्शन है मंथली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट और चौथा ऑप्शन है NAV नीड टू बी डिक्लेयर्ड। तो इसका राइट आंसर है डेली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्या होता है? जब डेट फंड में क्रेडिट इवेंट होता है, जैसे कंपनी डिफॉल्ट कर जाए, तो उसे रिस्की एसेट को अलग कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का एनएवी डेली बेसिस पर डिक्लेयर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है डेली बेसिस आफ्टर द क्रेडिट इवेंट। Dash is not included in the fundamental attributes of a mutual fund scheme. म्यूचुअल फंड के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती? पहला ऑप्शन है एग्जिट लोड, दूसरा ऑप्शन है लिक्विडिटी प्रोविजन सच एज लिस्टिंग, रीपर्चेस, रिडक्शन, तीसरा ऑप्शन है एग्रीगेटेड फीस एंड एक्सपेंस चार्ज टू द स्कीम, चौथा ऑप्शन है एनी सेफ्टी नेट और गारंटी प्रोवाइडेड। तो इसका राइट आंसर है एग्जिट लोड्स। फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये वो कोर फीचर्स होते हैं जो स्कीम को डिफाइन करते हैं। सेबी के अकॉर्डिंग फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में आता क्या क्या है? स्कीम के टाइप, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, लिक्विडिटी मतलब कि रिडक्शन और लिस्टिंग, फीस एंड एक्सपेंसेस, सेफ्टी नेट एंड गारंटी। तो इसका राइट आंसर है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में नहीं आते हैं। What is the purpose of credit enhancement in case of securitized transaction? सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन में क्रेडिट इनहेंसमेंट का पर्पस क्या होता है? पहला ऑप्शन है पेमेंट ऑफ हायर कूपन, दूसरा ऑप्शन है जनरेटिंग कैपिटल गेन, तीसरा ऑप्शन है हायर क्रेडिट वर्थनेस। तो इसका राइट आंसर है हायर क्रेडिट वर्थनेस। क्रेडिट इनहेंसमेंट क्या होता है? जब लोन या एसेट्स को सिक्योरिटाइज किया जाता है, मतलब बंडल बनाकर इन्वेस्टर को दिया जाता है, तो उनकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ मेथड यूज किए जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेडिट इनहेंसमेंट। इसका मेन पर्पस होता है रिस्क कम करना, डिफॉल्ट का रिस्क रिड्यूस करना, रेटिंग इंप्रूव करना, मतलब इन्वेस्टमेंट को ज्यादा सेफ और रिलायबल बनाना। अगर किसी लोन पूल की रेटिंग है BBB, तो क्रेडिट इनहेंसमेंट के बाद वो ए हो सकता है या फिर AA में कन्वर्ट हो सकता है। इससे इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है हायर क्रेडिट वर्थनेस। When is the scheme information document updated? स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंटली कब अपडेट होता है? पहला ऑप्शन है एवरी ईयर, दूसरा ऑप्शन है एवरी मंथ, तीसरा ऑप्शन है एवरी 2 ईयर, चौथा ऑप्शन है एवरी 6 मंथ। तो इसका राइट आंसर है एवरी 6 मंथ। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को हर 6 महीने यानी कि हाफ ईयरली अपडेट करना होता है, सितंबर एंड तक या फिर मार्च एंड तक, मतलब साल में 2 बार, ईयरली 2 बार अपडेट किया जाता है।
विच ऑफ दिस इज ए पैसिव फंड? इनमें से कौन सा फंड पैसिव फंड है? पहला ऑप्शन है गोल्ड सेक्टर फंड, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड माइनिंग कंपनीज फंड, तीसरा ऑप्शन है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, चौथा ऑप्शन है गिल्ड फंड। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है ईटीएफ, वो पैसिव फंड होता है। तो इसमें ईटीएफ कौन सा? गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी गोल्ड ईटीएफ। तो इसका राइट आंसर है ओनली सी। पैसिव फंड क्या होता है? इंडेक्स को कॉपी करता है पैसिव फंड। फंड मैनेजर एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन नहीं करता, रिटर्न बेंचमार्क के इक्वल रहता है, जैसे कि निफ्टी इंडेक्स हो गया, ईटीएफ हो गया। गोल्ड ईटीएफ डायरेक्टली गोल्ड प्राइस को ट्रैक करता है, ये इंडेक्स को फॉलो करता है, इसलिए ये पैसिव फंड होता है। Return from a fund is 9% and the risk-free rate is 5%. The standard deviation is 3. Beta is 1.6. What will the numerator for calculating the Sharpe ratio? क्वेश्चन पूछ रहा है कि शार्प रेशियो कैलकुलेट करते टाइम ऊपर वाला पार्ट यानी कि न्यूमरेटर क्या होगा? तो पहले शार्प रेशियो को फॉर्मूला याद रखना होगा। शार्प रेशियो का फॉर्मूला होता है रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। तो यहाँ पे रिटर्न अर्न है 9 और 9 को माइनस करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 3 से। तो ऊपर वाला पूछ रहा तो आ जाएगा 4/3 और यहाँ पे पूछ क्या रहा है? यहाँ पे पूछ रहा न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 4, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। ए म्यूचुअल फंड हैज द पॉलिसी ऑफ इम्पोजिंग एन एग्जिट लोड ऑफ 2% फॉर रिडक्शन अप टू 1 ईयर and 1% for reduction beyond 1 year. If an investor redeem 2000 unit at an NAV of rupees 40 at the end of 6 months from the date of investment, what will be reduction amount receivable by the investor? यहाँ पे एक साल से पहले रिडीम करने पे 2% एग्जिट लोड लग रहा है और एक साल के बाद रिडीम करने पर 1%। बट यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2000 यूनिट को रिडीम किया गया है 40 रुपीज पे 6 मंथ में, तो यानी कि 2% एग्जिट लोड लगेगा। तो इसका कैलकुलेशन ये होगा कि यूनिट्स को इनटू कर देंगे एनएवी से तो अमाउंट पता चल जाएगा। अब ये 80,000 अमाउंट पे यूनिट 2000 यूनिट को 40 से इंटू कर दिए यूनिट्स को एनएवी से, तो 80,000 अमाउंट निकल गया। अब उस पर लग रहा है 2% एग्जिट लोड, तो 80,000 का 2% निकल के आ जाएगा 1600 रुपीज। अब इसको 80,000 से माइनस कर देंगे तो टोटल विड्रॉवल अमाउंट जो हो गया वो 78,400 आंसर हो गया। मिस्टर सुरेश इन्वेस्ट रुपीज 30,000 इन एन इक्विटी फंड। द फेस वैल्यू ऑफ दिस स्कीम इज रुपीज 10 एंड एनएवी इज रुपीज 12। द एग्जिट लोड इज 2%। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी अलॉटेड टू मिस्टर सुरेश? तो यहाँ 30,000 इन्वेस्ट किया जा रहा है, एनएवी है 12, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा यूनिट निकल के आ जाएगा। 30,000 अमाउंट को डिवाइड कर दिए एनएवी से तो 2,500 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। मिस प्रिया रिडीम 2000 यूनिट एट एन एनएवी ऑफ रुपीज 13। इफ द एग्जिट लोड इज 1%, व्हाट इज द रिडक्शन वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट? 2000 यूनिट्स को वो इन्वेस्ट कर रही है एनएवी 13 रुपीज के एनएवी पे, एग्जिट लोड लग रहा है 1%, तो रिडक्शन वैल्यू क्या होगा? तो यूनिट को इंटू कर देंगे एनएवी से तो 26,000 हमारा अमाउंट निकल के आया। अब उस पर लग रहा है 1% का एग्जिट लोड, तो 26,000 का जब 1% करेंगे तो 260 रुपया। अब 26,000 को 260 से माइनस कर देंगे तो उतना ही यूनिट हमें रिडीम हुआ, यानी 25,740 इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट द एनएवी फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वैल्यू ऑफ स्टॉक 200 करोड़, वैल्यू ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट 25 करोड़, डिविडेंड एक्यूरेट बट नॉट रिसीव्ड 10 करोड़, अमाउंट रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ शेयर्स 5 करोड़, अमाउंट पेएबल ऑन परचेज ऑफ शेयर 10 करोड़, फीस पेएबल रुपीज 1 करोड़, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट 3 करोड़। एनएवी कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे एनएवी जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, जो भी चीज आप रिसीव कर रहे हो उसको प्लस कीजिए और जो भी चीज आप पे कर रहे हैं परचेस कर रहे हैं उसको माइनस कीजिए और डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं। एनएवी इक्वल टू क्या हो गया? वैल्यू ऑफ स्टॉक प्लस वैल्यू ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट प्लस डिविडेंड एक्यूरेट बट नॉट रिसीव्ड प्लस अमाउंट रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ शेयर्स माइनस अमाउंट पेएबल ऑन परचेस ऑफ शेयर्स माइनस फीस पेएबल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट। तो यहाँ पे आप सबको टोटल करेंगे पहले जो भी आप रिसीव कर रहे हैं और उसको माइनस करेंगे जो भी चीज आप परचेस कर रहे हैं, ठीक है।
फिर उसको डिवाइड करेंगे 3 करोड़ से, क्योंकि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितना है 3 करोड़, तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा 76.16। तो ये जो फॉर्मूला है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है। द मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ ए स्कीम इज रुपीज 240 करोड़, डिविडेंड एक्यूरेट बट नॉट रिसीव्ड इज रुपीज 30 करोड़, द एक्सपेंस पेएबल एट आर 10 करोड़, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट इज 120 लाख, व्हाट इज द एनएवी ऑफ द स्कीम। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी एनएवी पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो आउटस्टैंडिंग यूनिट्स 120 लाख है, तो उसको आपको करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टोटल मार्केट वैल्यू दिया हुआ 240 करोड़ और डिविडेंड मिल रहा है कितना 30 करोड़ का, तो दोनों को प्लस करेंगे और जो एक्सपेंस है उससे माइनस कर देंगे, तो आपका निकल करके आ जाएगा 260। अब उसको डिवाइड करना यूनिट से, तो यूनिट्स दिया हुआ 120 लाख, उसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 1.20 करोड़ यूनिट हो जाएगा। जब डिवाइड कर देंगे तो 216.66 एनवी निकल के आ जाएगा। मिस श्वेता परचेस थ्रू ए डिस्ट्रीब्यूटर 5000 यूनिट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम एट ए एनवी ऑफ रुपीज 30। द करंट एनवी ऑफ द स्कीम इज रुपीज 28। व्हाट विल द ट्रेल कमीशन फॉर टुडे इफ द ट्रेल कमीशन रेट इज 1% पर एनम। तो इस क्वेश्चन में ट्रेल कमीशन पूछा जा रहा है, और ट्रेल कमीशन हमेशा जो होता है वो करंट एनवी पे निकाला जाता है। तो जो यूनिट्स है 5000 उसको इंटू कर देंगे एनवी से, तो हमारा अमाउंट निकल के आ गया। अब जब अमाउंट निकल के आ गया तो ट्रेल कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, करेंट वैल्यू, जो कि हम यूनिट्स को एनवी से इंटू किए तो हमारा करंट वैल्यू निकल के आ गया 1,40,000, उसको मल्टीप्लाई करते ट्रेल कमीशन, ट्रेल कमीशन हमारा 1% और डिवाइडेड बाय 365, तो आंसर निकल के आ जाएगा 3 रुपीज 83 पैसा। तो ये हमारा आंसर है 3 रुपीज 83 पैसा। द रिटर्न फ्रॉम ए फंड इज रुपीज 9%, स्टैंडर्ड डिवीजन इज 0.75% एंड द बीटा इज 1.4। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 7%। व्हाट इज द डिनोमिनेटर इन द कैलकुलेशन ऑफ द शार्प रेशियो। पहले वाला क्वेश्चन में न्यूमरेटर पूछा था ऊपर वाला, इस बार क्वेश्चन में पूछ रहा डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो हमें पहले फॉर्मूला याद रखना कि शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। क्वेश्चन में खुद दे दिया है स्टैंडर्ड डिवीजन, तो जब नीचे वाला दे दिया आपका 0.75, तो वही आपका आंसर हो जाएगा 0.75, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर पूछ रहा है, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे वाला होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.75। द मार्केट वैल्यू ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम्स पोर्टफोलियो इज रुपीज 15 करोड़। इट्स करेंट लायबिलिटी आर रुपीज 2 करोड़। द यूनिट कैपिटल इज रुपीज 10 करोड़। फेस वैल्यू इज रुपीज 10 रुपीज पर यूनिट। कैलकुलेट द एनवी। तो इसमें एनवी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जो भी आप रिसीव कर रहे हो उसको प्लस करना है और जो भी आपका लाइबिलिटीज है उसको माइनस करना है। मतलब एसेट्स जो होगी आपका टोटल एसेट्स, उसमें से टोटल लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे, तो टोटल एसेट्स हमारा 15 करोड़ और जो टोटल लाइबिलिटीज है 2 करोड़, तो टोटल निकल के आ गया 13 करोड़। अब इसमें हमें यूनिट से डिवाइड करना, बट यहाँ यूनिट डायरेक्ट दिया हुआ नहीं, यूनिट की जगह में क्या दिया हुआ है, यूनिट कैपिटल और फेस वैल्यू। तो यूनिट कैपिटल हमारा है 10 करोड़ और फेस वैल्यू है 10 रुपीज, तो उसको जब डिवाइड कर देंगे तो 1 करोड़ हमारा आउटस्टैंडिंग यूनिट आ गया। आउटस्टैंडिंग यूनिट का फॉर्मूला है यूनिट कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो यहाँ जब डिवाइड किए 10 करोड़ को 10 रुपीज से, तो 1 करोड़ आउटस्टैंडिंग यूनिट आ गया। तो 13 करोड़ में से 1 करोड़ को डिवाइड कर देंगे तो हमारा एनवी निकल के आ जाएगा 13 रुपीज। एक कंपनी हैज ए अर्निंग पर शेयर ऑफ रुपीज 5 एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ 30। what will be the market price of the share of this company। तो यहाँ पे जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आपको निकालना है, तो मार्केट प्राइस का जो फॉर्मूला होता है प्राइस टू अर्निंग इनटू अर्निंग पर शेयर, ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो प्राइस टू अर्निंग है 30 और अर्निंग पर शेयर है 5, तो दोनों को इंटू किए तो 150, तो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ गया 150। ये सब फॉर्मूला है जो फॉर्मूला आपको याद करना है। मोहित नीड रुपीज 2 लाख इन 5 years। द इंटरेस्ट रेट इज 7%। द अमाउंट रिक्वायर्ड टुडे टू बी इन्वेस्टेड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये क्वेश्चन पूरा फॉर्मूला पे ही बेस है। तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यही है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर का पावर एन। एन यहाँ पर ईयर है, नंबर ऑफ ईयर,
पर यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ तो फ्यूचर वैल्यू 2 लाख हो गया, 1 प्लस 0.07 का पावर नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। द रिस्क फ्री रिटर्न ऑफ ए स्कीम इज 7%, द बीटा इज 1.6 and the actual return earned is 9%. What is the ट्रायनर रेशियो ऑफ द स्कीम? तो यहाँ पे ट्रायनर रेशियो पूछा जा रहा है, तो आपको ट्रायनर रेशियो का फॉर्मूला याद रखना होगा कि रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय बीटा। तो यहाँ पे रिटर्न अर्न है 9%, रिस्क फ्री रिटर्न है 7%, दोनों को माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 2, और डिवाइडेड बाय कर देंगे बीटा 1.6%, तो आंसर निकल के आ जाएगा 1.25। मिस नीता नीड्स रुपीज 5 लाख इन 3 years फ्रॉम नाउ, the interest rate is 6%. By which formula can we calculate the amount which is required to be invested today to achieve the goal? यहाँ भी फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूला से ये आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू पूछा जा रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर n। ये फॉर्मूला लगा के आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। मिस सुरेश इन्वेस्ट रुपीज 2 लाख इन ए म्यूचुअल फंड विथ ए फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10 एंड एनएवी ऑफ रुपीज 50। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी अलॉटेड? तो यहाँ यूनिट्स पूछा जा रहा है, तो यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जो इन्वेस्टेड अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं एनएवी से, तो यूनिट्स हमारा निकल के आ जाता है। तो 2 लाख को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 50 से, तो यूनिट्स हमारा 4000 यूनिट्स निकल के आ जाए। मिस जानवी इन्वेस्ट रुपीज 2 लाख इन एन इक्विटी फंड, द फेस वैल्यू ऑफ दिस स्कीम इज रुपीज 10 and the NAV is rupees 40. The exit load is 1%. How many units will be allotted to Miss Janvi? यहाँ भी यूनिट्स पूछा जा रहा, तो यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट डिवाइडेड बाय एनएवी। तो यहाँ पे 2 लाख अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट, और एनएवी है 40 रुपए, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 5000 यूनिट निकल के आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5000। मिस्टर एक्स हैज इन्वेस्टेड रुपीज 2 लाख इन ए 370 डे एफएमपी एंड ऑन मैच्योरिटी ही रिसीव रुपीज 2,15,832 रुपीज। व्हाट इज द कैपिटल गेन ऑफ दिस ट्रांजेक्शन? तो इन्वेस्टेड अमाउंट 2 लाख है, और जो हमें पैसा रिटर्न मिला वो 2,15,832 है, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 15,832 हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट द ट्रायनर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। रिटर्न फ्रॉम ए म्यूचुअल फंड स्कीम इज 7.5%, द बीटा इज 0.62, द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 6%। तो ट्रायनर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न अर्न जो कि 7.5 है, फिर माइनस करेंगे रिस्क फ्री रिटर्न से जो कि 6 है, और डिवाइड कर देंगे बीटा से, तो यहाँ पे आंसर हमारा 2.42 निकल के आ जाएगा। कैलकुलेट द एवरेज होल्डिंग पीरियड इफ द पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इज 50%। तो एवरेज होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाय पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। तो 1 को डिवाइड कर देंगे 50%, तो हमारा आंसर 2 निकल के आ जाएगा, यानी कि 2 इयर्स इसका आंसर है। What is the NAV if the value of stock in a mutual fund scheme is rupees 100 crore, value of bond is rupees 10 crore, value of money market instrument is rupees 25 crore, dividend accrued but not received is 3 crore, and fees payable is rupees 5 crore. The number of outstanding unit is 75 लाख। तो ये हम लोग देख चुके हैं कि NAV का फॉर्मूला होता है कि जो भी चीज हम लोग को मिल रहा है उसको करेंगे प्लस, और जो भी चीज हमें पे करना पड़ रहा है, परचेस करना पड़ रहा है, फीस पे करना पड़ रहा है, उसको कर देंगे उससे माइनस, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से। तो यहाँ पर 177.33 रुपीज एनएवी निकल के आ जाए। म्यूचुअल फंड स्कीम गिव्स ए रिटर्न ऑफ 10% एंड द बीटा ऑफ दैट स्कीम इज 0.5। द रिस्क फ्री रिटर्न इज 7.5%। व्हाट इज द ट्रायनर रेशियो ऑफ दिस स्कीम? अगेन फिर से ट्रायनर रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो रिटर्न को, दोनों रिटर्न को माइनस करेंगे, पहले रिटर्न अर्न ऑन द स्कीम से माइनस करेंगे रिस्क फ्री रिटर्न को, तो आ जाएगा हमारा 2.5। अब उसको डिवाइड कर देंगे 0.5 से, यानी कि बीटा ऑफ द स्कीम से, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 5। तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ट्रायनर रेशियो कितना हो जाएगा? 5%। An investor purchased through a distributor 5,000 units of a mutual fund scheme at an NAV of rupees 25. The current NAV of the scheme is rupees 43 rupees. What will be the trial commission for today if the trial commission rate is 1%? तो ट्रायल कमीशन का हम लोग क्या फॉर्मूला देखे थे कि करंट वैल्यू पहले निकालना पड़ता है, फिर उसको जो ट्रायल कमीशन हमें दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 365 कर देंगे। तो करंट वैल्यू कैसे निकलेगा? जो यूनिट्स दिया हुआ है 5,000 यूनिट्स को इंटू कर देंगे एनएवी से, तो हमारा करंट वैल्यू निकल के आ जाएगा 2,15,000। अब 2,15,000 को
जो हमारा कमीशन रेट है 1% और डिवाइड बाय 365 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 5 रुपए 8904 पैसा। द एनएवी ऑफ एन इक्विटी फंड इज ₹76.45 एंड द फेस वैल्यू इज ₹10। एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट ₹30,000। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी अलॉटेड टू हिम। तो यहाँ पे यूनिट्स पूछ रहा, तो यूनिट्स हम लोग कैसे निकालते हैं, जो इन्वेस्टेड अमाउंट होता है उससे एनएवी को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 30,000 को डिवाइड करेंगे 76.45 से, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 392.41 यूनिट। इसका राइट आंसर होगा। रिटर्न फ्रॉम ए फंड इज 11.5% एंड द रिस्क फ्री रेट इज 7%। द स्टैंडर्ड डिविजन इज 3 एंड बीटा इज 1.9। व्हाट विल बी द डिनोमिनेटर फॉर कैलकुलेटिंग द शार्प रेशियो। तो शार्प रेशियो में बीटा का कहीं कोई काम नहीं होता है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर पूछा जा रहा, मतलब कि नीचे वाला पार्ट क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो शार्प रेशियो का फॉर्मूला याद रखना है। शार्प रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न अर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिवीजन 3 दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डिवीजन नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। Which of this is an important criteria for choosing either growth option or dividend option in the same mutual fund scheme। जब एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन अवेलेबल हो तो इन्वेस्टर को कौन सा फैक्टर देखकर चूज करना चाहिए। पहला ऑप्शन है रिटर्न ऑन द स्कीम, दूसरा ऑप्शन है फंड मैनेजर, तीसरा ऑप्शन है टैक्स स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टर, चौथा ऑप्शन है एसेट्स मैनेज बाय द स्कीम। तो इसका राइट आंसर है टैक्स स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टर। ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन में मेजर डिफरेंट टैक्सेशन का होता है। इन्वेस्टर का टैक्स ब्रैकेट इंपॉर्टेंट होता है। ग्रोथ ऑप्शन में डिविडेंड नहीं मिलता, प्रॉफिट री इन्वेस्ट हो जाता है, एनएवी बढ़ता है। टैक्स कब लगता है, यूनिट सेल करने पर। और डिविडेंड ऑप्शन में एएमसी टाइम टाइम पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिविडेंड पर टैक्स लग सकता है। हाई टैक्स ब्रैकेट इन्वेस्टर यूजुअली ग्रोथ ऑप्शन प्रेफर करते हैं। तो इसका राइट आंसर है टैक्स स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टर। A mutual fund scheme can invest dash of its net asset in the equity instrument of a single company। म्यूचुअल फंड स्कीम अपने टोटल नेट एसेट का कितना परसेंट एक ही कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकती है। पहला ऑप्शन है 5%, दूसरा ऑप्शन है 10%, तीसरा ऑप्शन है 15% और चौथा ऑप्शन है 25%। तो इसका राइट आंसर है 10%। म्यूचुअल फंड स्कीम सिंगल कंपनी के इक्विटी में मैक्सिमम 10% नेट एसेट तक इन्वेस्ट कर सकती है। इसका पर्पस होता है डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क कंट्रोल। अगर फंड एक ही कंपनी में ज्यादा पैसा लगा दे तो रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए सेबी ने लिमिट रखी है 10%। If an investor claims his unclaimed redemption amount after 3 years, then the payment will be based on the। अगर इन्वेस्टर अपना रिडम्पशन अमाउंट 3 साल के बाद क्लेम करता है तो पेमेंट किस एनएवी के बेसिस पर मिलेगा। पहला ऑप्शन है एवरेज ऑफ द एनएवी दैट इज करंट एनएवी एंड एनएवी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल रिडम्पशन, दूसरा ऑप्शन है करंट एनएवी, तीसरा ऑप्शन है एनएवी एट द एंड ऑफ 3 इयर्स और चौथा ऑप्शन है एनएवी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल रिडम्पशन। तो इसका राइट आंसर एनएवी एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टर रिडम्पशन का पैसा टाइम पर क्लेम नहीं करता तो उसके लिए रूल्स होते हैं। पहला रूल है अगर पैसा 3 साल के अंदर क्लेम करे तो पेमेंट मिलेगा प्रिवेलिंग एनएवी पर, मतलब कि करंट एनएवी पर और प्लस अनक्लेम्ड मनी पर जो इनकम अर्न हुई है। और दूसरा रूल है अगर पैसा 3 साल के बाद क्लेम करे तो पेमेंट मिलेगा एनएवी एट द एंड ऑफ 3 इयर्स के बेसिस पर। इसके बाद एनएवी इंक्रीज होने पर भी इन्वेस्टर को बेनिफिट नहीं मिलता। एग्जाम्पल में जैसे कि रिडक्शन लगाया तो एनएवी उस टाइम है 100 रुपीज, 3 साल बाद एनएवी है 120 रुपीज और 5 साल बाद एनएवी है 150 रुपीज। अगर इन्वेस्टर 5 साल बाद क्लेम करे तो पेमेंट किस पे मिलेगा, 3 साल के बाद वाले एनएवी पे, मतलब कि पेमेंट मिलेगा 120 एनएवी के बेसिस पर, ना कि 150 एनएवी पर। तो उसको 20 रुपया जो हुआ, जो 2 साल का जो डिफरेंस में 20 रुपया बढ़ा, उस पे उसको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि प्रिवेलिंग एनएवी पर उसको पैसा नहीं मिल रहा है। 3 साल के अंदर जब इन्वेस्ट करेगा तो फिर उसको प्रिवेलिंग एनएवी में मिलेगा, यानी करंट एनएवी, और 3 साल के बाद उसको एट द टाइम ऑफ 3 इयर्स के बेसिस पर मिलता है। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। द चॉइस ऑफ बेंचमार्क फॉर ए डेट स्कीम कुड बी चूजन ऑन द बेसिस ऑफ। डेट म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क किस बेसिस पर चूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है स्कीम साइज, दूसरा ऑप्शन है स्कीम टाइप, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स। और इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 एंड 2, बोथ 2 एंड 3,
बोथ 1 and 3 या फिर ऑल ऑफ द एबव, मतलब कि 1, 2 और 3 तीनों ही ऑप्शन राइट है। तो इसका राइट आंसर है बोथ 2 and 3। डेट स्कीम का बेंचमार्क मेनली दो चीजों पर डिपेंड करता है, स्कीम टाइप पर और इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स पर, इसलिए इसका राइट आंसर है बोथ 2 and 3। Unit holders have the right to inspect key documents like dash with respect to their mutual fund investment। म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होल्डर को कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करने के राइट होता है? पहला ऑप्शन है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा ऑप्शन है आरटीए एग्रीमेंट, तीसरा ऑप्शन है कस्टोडियल सर्विस एग्रीमेंट और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को ट्रांसपेरेंसी और प्रोटेक्शन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने के राइट दिए गए हैं, जैसे कि ट्रस्ट डीड, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, कस्टोडियल सर्विस एग्रीमेंट, आरटीए एग्रीमेंट एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे डॉक्यूमेंट वो देख सकता है। वंस द म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर प्लेज्ड, द यूनिट होल्डर, अगर म्यूचुअल फंड यूनिट्स प्लेज्ड कर दी गई है तो यूनिट होल्डर्स क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता? पहला ऑप्शन है कैन नॉट सेल द यूनिट्स, दूसरा ऑप्शन है कैन सेल द यूनिट्स बट आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, तीसरा ऑप्शन है कैन नॉट सेल द यूनिट्स बट कैन स्विच द यूनिट्स टू अनदर स्कीम, तीसरा और चौथा ऑप्शन है कैन नॉट डू एडिशनल परचेस इन द सेम अकाउंट। तो इसका राइट आंसर है कैन नॉट सेल द यूनिट्स। जब इन्वेस्टर अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स प्लेज करता है तो यूनिट्स बैंक या फिर एनबीएफसी के कंट्रोल में सिक्योरिटी के रूप में होती है। इस सिचुएशन में इन्वेस्टर यूनिट सेल नहीं कर सकता, इन्वेस्टर यूनिट स्विच भी नहीं कर सकता जब तक बैंक प्लेज रिटर्न एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देकर प्लेज रिलीज ना करे। तो इस चीज का राइट आंसर है कैन नॉट सेल द यूनिट। Among equity funds, focused funds carry dash risk as compared to diversified funds due to focused equity fund का रिस्क diversified fund के कंपैरिजन में कैसा होता है और क्यों? पहला ऑप्शन है लोअर एंड हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन है हायर एंड हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, तीसरा ऑप्शन है लोअर एंड लोअर एक्सपेंसेस ऑफ द फंड, चौथा ऑप्शन है हायर एंड इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज। तो इसका राइट आंसर है हायर एंड हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाइड फंड में क्या होता है, बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्ट और रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है। जैसे कि 100 कंपनीज में इन्वेस्ट किए, अगर 5 कंपनीज गिर भी जाए तो इम्पैक्ट कम होता है। लेकिन फोकस फंड में मैक्सिमम 30 स्टॉक ही होता है, पोर्टफोलियो हाई कंसंट्रेटेड होता है। 30 कंपनी में अगर इन्वेस्ट किए हैं और उसमें से 5-6 स्टॉक अगर गिर जाए तो पोर्टफोलियो पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसीलिए इसका राइट आंसर है हायर एंड हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। Which of the following function can an asset management company do in house? एएमसी कौन सा फंक्शन खुद कर सकती है? पहला ऑप्शन है कस्टोडियल सर्विस, दूसरा ऑप्शन है ब्रोकिंग, तीसरा ऑप्शन रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। तो इसका राइट आंसर है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। एएमसी आरटीए का काम खुद भी कर सकती है या किसी एक्सटर्नल आरटीए कंपनी को अपॉइंट कर सकती है, जैसे कि कैम्स के फिनटेक। लेकिन एएमसी चाहे तो ये काम इंटरनली भी हैंडल कर सकती है। आरटीए क्या काम करता है? आरटीए इन्वेस्टर रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जैसे कि इन्वेस्टर अकाउंट रिकॉर्ड्स, यूनिट अलॉटमेंट, डिडक्शन प्रोसेस, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। तो इसका राइट आंसर है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। Which debt scheme of mutual fund invest only in debt securities where money will be repaid within 91 days? कौन सा म्यूचुअल फंड डेट स्कीम सिर्फ उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है जिनकी मैच्योरिटी 91 डेज के अंदर होती है? पहला ऑप्शन है मनी मार्केट फंड, दूसरा ऑप्शन है मीडियम टर्म डेट फंड, तीसरा ऑप्शन है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, चौथा ऑप्शन है लिक्विड फंड। इसका राइट आंसर है लिक्विड फंड्स का ही मैच्योरिटी 91 डेज होता है। लिक्विड फंड एक शॉर्ट टर्म डेट फंड कैटेगरी होती है। लिक्विड फंड सिर्फ उन डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है जिनकी मैच्योरिटी 91 डेज तक होती है। लिक्विड फंड इन्वेस्ट करते हैं किसमें? ट्रेजरी बिल में, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो इसका राइट आंसर है लिक्विड फंड्स 91 डेज मैच्योरिटी। Which exam has to be cleared to get the employee unique identification number from MP? एमपी से एम्प्लॉय यूनिक नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेने के लिए कौन सा एग्जाम पास करना जरूरी होता है? पहला ऑप्शन है सेबी 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, दूसरा ऑप्शन है एमफी 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन,
तीसरा ऑप्शन है एनआईएसएम 5 ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, और चौथा ऑप्शन है एनआईएसएम 5 बी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट फाउंडेशन। तो इसका राइट आंसर है एनआईएसएम 5 ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। EUIN लेने के लिए पहले एम्प्लॉय को एनआईएसएम सीरीज 5 पे एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जिसके लिए अभी आप लोग पढ़ रहे हैं एनआईएसएम सीरीज 5 पे एग्जाम क्लियर करना। उसके बाद एम्प्लॉय एनआईएसएम सीरीज 5 पे एग्जाम पास करता है जब, फिर एमफी में रजिस्ट्रेशन होता है और फिर एमफी EUIN अलॉट करता है। तो इसका राइट आंसर है एनआईएसएम 5 ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। While giving the mutual fund units for repurchase, the distribution should consider the impact of capital gain tax and dash on the investor's portfolio। जब म्यूचुअल फंड यूनिट्स रिडीम की जाती है तो डिस्ट्रीब्यूटर को कैपिटल गेन टैक्स के साथ और किस चीज का इम्पैक्ट कंसिडर करना चाहिए। पहला ऑप्शन है बीटा, दूसरा ऑप्शन है एंट्री लोड, तीसरा ऑप्शन है एग्जिट लोड, चौथा ऑप्शन है शार्प रेशियो। तो इसका राइट आंसर है एग्जिट लोड। जब इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड यूनिट्स रिडीम करता है तो दो चीजें उसको रिटर्न को इफेक्ट कर सकती है। पहला है कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड एक फी होती है जो एमसी रिडक्शन के टाइम चार्ज करती है। यूजली ये तब लगती है जब इन्वेस्टर शॉर्ट पीरियड में यूनिट्स रिडीम करता है। तो इसका राइट आंसर है एग्जिट लोड। As per the fair valuation principle laid out by SEBI, it is mandatory to disclose the valuation policy in SEBI के फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन पॉलिसी को कहां डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेंड टू इन्वेस्टर्स पीरियोडिकली, तीसरा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, चौथा ऑप्शन है द फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल आर नॉट टू बी पुट इन पब्लिक। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। एएमसी को अपनी वैल्यूएशन पॉलिसी और प्रोसीजर साइन यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में डिस्क्लोज करने होते हैं। साइन क्या होता है? साइन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें म्यूचुअल फंड हाउस की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। इसमें इंक्लूड होता है एएमसी डिटेल्स, वैल्यूएशन पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और इन्वेस्टर सर्विसेज। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में वैल्यूएशन पॉलिसी इंक्लूड होता है। A mutual fund scheme shall not invest more than 10% of its total NAV in debt instrument. This rule is not applicable for which type of debt instrument? एक म्यूचुअल फंड स्कीम अपने टोटल एनएवी का 10% से ज्यादा डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। ये रूल किस टाइप के डेट इंस्ट्रूमेंट पर अप्लाई नहीं होता? पहला ऑप्शन है ट्राई पार्टी रेपो ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दूसरा ऑप्शन है ट्रेजरी बिल्स, तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। म्यूचुअल फंड सिंगल इशुअर के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में मैक्सिमम 10% एनएवी तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये रूल डाइवर्सिफिकेशन के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट पर ये लिमिट नहीं होती क्योंकि ये वेरी लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सेबी ने एक्सेप्शन दिया है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये नहीं होता है, ट्रेजरी बिल, ट्राई पार्टी रेपो ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट बैक्ड या हाईली सिक्योर होते हैं, इसलिए इनमें 10% इन्वेस्टमेंट लिमिट अप्लाई नहीं होता। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। In the mutual fund industry, every AMC gives an ARN code number to the mutual fund distributor, which is to be renewed every 3 years. True or false? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एएमसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को एआरएन कोड देती है और ये 3 साल में रिन्यू होता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है। एमफी इशू द एआरएन कोड नंबर, एएमसी इशू नहीं करता, एमफी इशू करता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एआरएन का फुल फॉर्म होता है एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर। एम्फी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। ये भी आपको याद रखना होगा कि एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो एम्फी इशू करती है एआरएन नंबर। पहले प्रोसेस क्या होता है इसका? पहले एनआईएसएम सीरीज 5 पे सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करना पड़ता है, उसके बाद केवाईडी नो योर डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट करना होता है, फिर एम्फी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तब एम्फी डिस्ट्रीब्यूशन को एआरएन नंबर अलॉट करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि एएमसी इशू करती है, जबकि इशू एमफी करती है। Which of the following have the highest credit risk?
इनमें से किस ऑप्शन में सबसे ज्यादा क्रेडिट रिस्क होता है? पहला ऑप्शन है मनी मार्केट फंड, दूसरा ऑप्शन है जंक बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन है जीसेक फंड, चौथा ऑप्शन है इनकम फंड। तो इसका राइट आंसर है जंक बॉन्ड। जंक बॉन्ड को हाई यील्ड बॉन्ड्स भी कहा जाता है। ये बॉन्ड लो क्रेडिट रेटिंग वाले होते हैं, ईश्वर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, डिफॉल्ट का रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए इनमें क्रेडिट रिस्क सबसे ज्यादा होता है। तो आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं कि जीसेक फंड वेरी लो क्रेडिट रिस्क होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट बैक्ड होता है। मनी मार्केट फंड, इसमें भी क्रेडिट रिस्क लो होता है। इनकम फंड मीडियम होता है, और जंक बॉन्ड में वेरी हाई क्रेडिट रिस्क होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है जंक बॉन्ड। Which information has to be included in the mutual fund application form when a non-resident subscribe for the units? क्वेश्चन ये बोल रहा है जब एनआरआई म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदता है तब एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी जरूरी होती है? पहला ऑप्शन है पासपोर्ट डिटेल्स, दूसरा ऑप्शन है कंट्रीज ऑफ रेसिडेंस इन द पास्ट 1 ईयर, तीसरा ऑप्शन है डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द लास्ट 1 ईयर, और चौथा ऑप्शन है करेंट ओवरसीज एड्रेस। तो इसका राइट आंसर है करेंट ओवरसीज एड्रेस। जब एनआरआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तब एप्लीकेशन फॉर्म में नॉर्मल डिटेल्स के अलावा ओवरसीज डिटेल्स यानी कि ओवरसीज एड्रेस देना मैंडेटरी होता है। एएमसी को इन्वेस्टर की रेसिडेंस लोकेशन पता चलता है, इससे रेगुलेटरी कंप्लायंस मेंटेन होता है, टैक्सेशन और कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से होता है। तो इसका राइट आंसर है करेंट ओवरसीज एड्रेस। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है व्हाइल एवेल्युएटिंग द म्यूचुअल फंड स्कीम द एक्सपेंस रेशियो मैटर्स मोर इन डेट फंड देन इक्विटी फंड। एक्सपेंस रेशियो डेट फंड में इक्विटी फंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा स्टेटमेंट है एन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड हैज टू मैंडेटली इन्वेस्ट इन हाई क्रेडिट क्वालिटी डेट सिक्योरिटी। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड सिर्फ हाई क्रेडिट क्वालिटी सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए इज फॉल्स, दूसरा ऑप्शन है ओनली बी इज फॉल्स, और तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर है ओनली बी इज फॉल्स। एक्सपेंस रेशियो मैटर मोर इन डेट फंड देन इक्विटी फंड्स, इसीलिए ऑप्शन ए जो बोला जा रहा है वो राइट है। एक्सपेंस रेशियो ज्यादा मैटर करता है डेट फंड में देन इक्विटी फंड से। रीजन क्या है? डेट फंड के रिटर्न जनरली 6 से 8% के रेंज में होता है, और एक्सपेंस रेशियो 1 से 1.5% हो जाए तो रिटर्न पर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है राइट है। ऑप्शन बी है फॉल्स। डेट फंड, अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि डेट फंड 7% है, एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो नेट रिटर्न कितना आ गया? 6% आ गया। तो इसीलिए ज्यादा मैटर करता है डेट फंड में एक्सपेंस रेशियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली बी इज फॉल्स। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल एक्सपेंस रेशियो। टोटल एक्सपेंस रेशियो के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला ऑप्शन है द एएमसी इज नॉट अलाउड टू चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो ऑफ ए स्कीम ड्यूरिंग इट्स इंटायर लाइफ टाइम। दूसरा ऑप्शन है द एएमसी कैन चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो and it need not to be communicated to the unit holder as it an internal matter. तीसरा ऑप्शन है द एएमसी कैन चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो and it has to be communicated to all the unit holders. चौथा ऑप्शन है देयर इज नो टर्म एज टोटल एक्सपेंस रेशियो फॉर ए म्यूचुअल फंड स्कीम। तो इसका राइट आंसर है द एएमसी कैन चेंज द टोटल एक्सपेंस रेशियो एंड इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द यूनिट होल्डर। अगर टीईआर मतलब टोटल एक्सपेंस रेशियो चेंज होता है तो एएमसी को इन्वेस्टर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, ईमेल के थ्रू, वेबसाइट डिस्क्लोजर के थ्रू, या फिर फैक्ट शीट या कम्युनिकेशन के थ्रू। टोटल एक्सपेंस रेशियो मतलब हो गया म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज करने का टोटल एनुअल कॉस्ट। इसमें इंक्लूड होता है फंड मैनेजमेंट फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये कॉस्ट एनएवी से डिडक्ट होती है। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बीटा इज ए मेजर ऑफ रिस्क ओनली फॉर इक्विटी स्कीम। ऑप्शन बी है वेरिएंट इज ए मेजर ऑफ रिस्क फॉर बोथ डेट एंड इक्विटी स्कीम। ऑप्शन सी ए फॉल इन प्राइसेस ऑफ द डेट सिक्योरिटीज ड्यू टू डिफॉल्ट इज नोन एज ए क्रेडिट इवेंट। तो ओनली ए एंड बी आर ट्रू है, या ओनली ए एंड सी ट्रू है, ओनली बी एंड सी ट्रू है, या फिर ऑल ए एंड बी सी आर ट्रू है? तो इसका राइट आंसर ऑल ए बी सी आर ट्रू। बीटा इज ए मेजर ऑफ रिस्क ओनली फॉर इक्विटी स्कीम।
अगर बीटा इक्वल टू 1 है तो मार्केट जैसा ही मूवमेंट होगा। अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो मार्केट से ज्यादा वॉलेटाइल होगा, और अगर बीटा 1 से कम है तो मार्केट से कम वॉलेटाइल होगा। वेरियांस इज ए मेजर ऑफ रिस्क फॉर बोथ डेट एंड इक्विटी। वो दोनों डेट एंड इक्विटी में रिस्क मेजर में काम आता है। प्राइस फॉल ड्यू टू डिफॉल्ट इज कॉल्ड क्रेडिट इवेंट। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। If a person has to be traded in units of a closed-ended mutual fund on the stock exchange platform, then the units have to be held in dash. अगर कोई इन्वेस्टर क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करना चाहता है तो यूनिट किस फॉर्म में होने चाहिए? पहला ऑप्शन है डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, दूसरा ऑप्शन है फिजिकल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर है डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है क्योंकि इन्वेस्टर स्कीम के बीच में एएमसी से रिडम्पशन नहीं कर सकता। इसलिए अगर इन्वेस्टर बीच में पैसा निकालना चाहे तो स्टॉक एक्सचेंज पर यूनिट सेल करता है। स्टॉक एक्सचेंज पर कोई भी सिक्योरिटी ट्रेड करने के लिए डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। क्लोज एंडेड फंड के यूनिट डिमेटेरियलाइज्ड यानी कि डीमेट फॉर्म में होने चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर है डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। Which of these is not included in the key information memorandum KIM? की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती है? पहला ऑप्शन है डेट्स ऑफ इशू ओपनिंग, इशू क्लोजिंग एंड रीओपनिंग। दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑप्शन है रिस्क प्रोफाइल ऑफ द स्कीम। चौथा ऑप्शन है फंक्शन ऑफ द स्पॉन्सर ट्रस्टी एंड एएमसी। तो इसका राइट आंसर है फंक्शन ऑफ द स्पॉन्सर ट्रस्टी एंड एएमसी। किम में सिर्फ स्कीम रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, रिस्क प्रोफाइल, एसेट एलोकेशन, बेंचमार्क, डिविडेंड पॉलिसी, एक्सपेंसेस, स्कीम परफॉर्मेंस। ये सब इन्वेस्टर को स्कीम समझने में हेल्प करता है। तो इसका राइट आंसर है फंक्शन ऑफ द स्पॉन्सर ट्रस्टी एंड एएमसी। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एडेंडम। एडेंडम के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है एन एडेंडम मस्ट accompany द किम। दूसरा ऑप्शन है एडेंडम इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव आर ट्रू। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव आर ट्रू। तो इसका राइट आंसर है बोथ ऑफ द अबव आर ट्रू। एडेंडम एक ऑफिशियली अपडेट डॉक्यूमेंट होता है जो म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट में टेम्पररी या इंटरिम चेंजेस बताता है। एडेंडम कब यूज होता है? जब किसी डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस या अपडेट आता है, जैसे कि फंड मैनेजर चेंज हो जाना, एक्सपेंस रेशियो चेंज, एड्रेस चेंज, स्कीम डिटेल अपडेट होना। एडेंडम स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है। ये किम के साथ एक कंपनी करता है। ये इंटरिम अपडेट्स भी बताता है। तो इसका राइट आंसर है बोथ ऑफ द अबव आर ट्रू। एज पर द फेयर वैल्यू प्रिंसिपल laid out by SEBI, it is mandatory to disclose the valuation policy in सेबी के फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन पॉलिसी को कहां डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है? पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेंड टू इन्वेस्टर्स पीरियोडिकली। तीसरा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट। चौथा ऑप्शन है द फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल आर नॉट टू बी पुट इन पब्लिक। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साइन। एएमसी को अपनी वैल्यूएशन पॉलिसी और प्रोसीजर साई में डिस्क्लोज करने होते हैं। साई क्या होता है? साई एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें म्यूचुअल फंड हाउस की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। इसमें इंक्लूड होता है एएमसी डिटेल, वैल्यूएशन पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर सर्विसेज। तो आपको याद रखना होगा साई में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो वैल्यूएशन पॉलिसी किस में ऐड होता है, तो स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐड होता है। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए साई से रिलेटेड। द डैश इज यूज्ड बाय द फंड मैनेजर टू कम्युनिकेट देयर व्यूज ऑन द इकोनॉमी एंड द मार्केट टू द इन्वेस्टर। फंड मैनेजर अपने इकोनॉमी और मार्केट का व्यूज इन्वेस्टर तक पहुंचाने के लिए क्या यूज करता है? पहला ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम। दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साई। तीसरा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। चौथा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट। तो इसका राइट आंसर है फंड फैक्ट शीट। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम बार एग्जाम में आता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़े, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़े। फंड फैक्ट शीट एक मंथली रिपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है जो एएमसी पब्लिश करता है। ये भी एग्जाम में आता है कि फंड फैक्ट शीट कब पब्लिश होता है, क्या ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है? तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है और ये पब्लिश मंथली बेसिस पे होता है। फंड फैक्ट शीट में क्या क्या होता है? फंड का ऑब्जेक्टिव, पोर्टफोलियो होल्डिंग, कौन कौन से स्टॉक या बॉन्ड्स में है, फंड परफॉर्मेंस, एसेट एलोकेशन,
रिस्क मेजर्स, फंड मैनेजर कमेंट्री। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से जो पूछा जाता है, फंड मैनेजर कमेंट्री किस रिपोर्ट किस डॉक्यूमेंट में होता है, तो वहां पे आपको फंड फैक्ट शीट टिक करना है। फंड मैनेजर कमेंट्री सेक्शन में इकोनॉमी और मार्केट के बारे में अपने व्यूज शेयर करते हैं। वाइल द सिड, साई एंड किम नीड टू बी अपडेटेड पीरियोडिकली, द इंटरिम चेंजेस आर अपडेटेड बाय द एएमसी थ्रू द इशुएंस। सिड, साई और किम को टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। इंटरिम चेंजेस को एएमसी क्या इशू करके अपडेट करती है? पहला ऑप्शन है फैक्ट शीट यानी कि फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टर्स रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है ऑडिटर्स रिपोर्ट, चौथा ऑप्शन है एडेंडम। तो इसका राइट आंसर है एडेंडम। कोई भी इंटरिम चेंजेस होता है तो वो एडेंडम के थ्रू आता है। म्यूचुअल फंड स्कीम का मेन डॉक्यूमेंट होता है सिड यानी कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, साई स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, किम की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिए, ये भी एग्जाम में आ जाता है। ये डॉक्यूमेंट टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं, लेकिन अगर बीच में कोई चेंजेस हो जाए जैसे इंटरिम चेंजेस तो एएमसी एडेंडम इशू करती है। एडेंडम क्या होता है? एक सप्लीमेंट्री अपडेट डॉक्यूमेंट होता है जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में टेम्पररी या इंटरिम चेंजेस बताता है। जैसे कि क्या क्या टाइप का चेंजेस हो गया? एक्सपेंस रेशियो चेंज हो जाना, फंड मैनेजर चेंज, एड्रेस चेंज, लोड स्ट्रक्चर चेंज। ये एडेंडम डॉक्यूमेंट सिड और साई के साथ अटैच या सर्कुलेट किया जाता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए फंड फैक्ट शीट। फंड फैक्ट शीट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन, ए फंड फैक्ट शीट हैज टू बी पब्लिश्ड ओनली एट द टाइम ऑफ ए न्यू फंड ऑफर। दूसरा ऑप्शन, एज पर सेबी रेगुलेशन ए फंड फैक्ट शीट हैज टू बी पब्लिश्ड ऑन ए मंथली बेसिस बाय द एएमसी। तीसरा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट इज पब्लिश्ड बाय एएमसी ऑन ए वॉलंटरी बेसिस। चौथा ऑप्शन है ऑल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैव टू मैंडेटरी रीड द फंड फैक्ट शीट बिफोर रिकमेंडिंग ए स्कीम टू देयर इन्वेस्टर। तो इसका राइट आंसर है ए फंड फैक्ट शीट इज पब्लिश्ड बाय एएमसी ऑन ए वॉलंटरी बेसिस। ये मैंडेटरी बेसिस पे नहीं होता, वॉलंटरी बेसिस पे होता है, तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। सेबी ने फैक्ट शीट पब्लिश करना मैंडेटरी नहीं किया है, इसलिए एएमसी वॉलंटरी बेसिस पर फैक्ट शीट पब्लिश करती है। लेकिन प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट सब एएमसी मंथली फैक्ट शीट पब्लिश करती है क्योंकि इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन देनी होती है। सिड एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, किम और साई भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, बट फैक्ट शीट एक वॉलेंट्री डॉक्यूमेंट है। एन एडेंडम हैज टू बी इशूड फॉर ए चेंजेस इन। एडेंडम किस डॉक्यूमेंट में चेंज होने पर इशू किया जाता है? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है हाफ ईयरली रिजल्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड, तीसरा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, चौथा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। अगर सिड में कोई चेंजेस होता है तो एएमसी को एडेंडम इशू करना पड़ता है, एएमसी वेबसाइट पर पब्लिश करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। विच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट कंटेन्ड इन द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट? सिड में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती है? पहला ऑप्शन है नेम्स ऑफ सिक्योरिटीज इन द स्कीम्स पोर्टफोलियो, दूसरा ऑप्शन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, तीसरा ऑप्शन है रिस्क फैक्टर ऑफ द स्कीम, चौथा ऑप्शन है पोर्टफोलियो फीचर्स। तो इसका राइट आंसर है नेम्स ऑफ सिक्योरिटी इन द स्कीम्स पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक या बॉन्ड है ये इंफॉर्मेशन सीड में नहीं होती, ये इंफॉर्मेशन मिलती है फंड फैक्ट शीट में, क्योंकि पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है इसलिए उसे सीड में फिक्स नहीं किया जाता। व्हेन इज द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सीड अपडेटेड? सीड कब फ्रीक्वेंटली अपडेट होता है? पहला ऑप्शन है एवरी ईयर, दूसरा ऑप्शन है एवरी मंथ, तीसरा ऑप्शन है एवरी 2 ईयर्स, चौथा ऑप्शन है एवरी 6 मंथ। तो इसका राइट आंसर है एवरी 6 मंथ। सिड को हर 6 महीने में अपडेट करना होता है, जैसे कि सितंबर के एंड तक या फिर मार्च के एंड तक, मतलब साल में 2 बार अपडेट करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरी 6 मंथ। स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साई हैज टू बी रेगुलरली अपडेटेड एंड द अपडेशन हैज टू बी डन बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स एवरी फाइनेंशियल ईयर। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। क्या साई को हर साल अपडेट करना होता है और क्या यह अपडेट फाइनेंशियली ईयर के 3 मंथ्स के अंदर करना होता है? पहला ऑप्शन है ट्रू, दूसरा ऑप्शन है फॉल्स। तो इसका राइट आंसर है ट्रू। साई एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, म्यूचुअल फंड का इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन होती है एएमसी स्पॉन्सर ऑपरेशन के बारे में। हर फाइनेंशियल ईयर के बाद 3 मंथ के अंदर अपडेट करना जरूरी है। अगर कोई मेजर चेंजेस या मटेरियल चेंजेस होता है तो तुरंत अपडेट करना पड़ता है। अपडेट कहां पर होता है? म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर, मतलब कि एएमसी की वेबसाइट पर,
या फिर एमफी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। द वैल्यूएशन पॉलिसी ऑफ ए म्यूचुअल फंड इज मेंशन इन विच डॉक्यूमेंट। म्यूचुअल फंड की वैल्यूएशन पॉलिसी किस डॉक्यूमेंट में लिखी होती है? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साइन, तीसरा ऑप्शन है एनुअल अकाउंट्स ऑफ द एएमसी, चौथा ऑप्शन है एडेंडम। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साइन। साइन एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है, इसमें ऑपरेशनल डिटेल्स होती है, इसलिए वैल्यूएशन पॉलिसी यही मेंशन होता है। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है? फैक्ट में क्या हो गया, सिर्फ समरी होता है। एनुअल अकाउंट में फाइनेंशियल डेटा होता है। एडेंडम में चेंजेस, इंटरिम चेंजेस अपडेट के लिए होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही वैल्यूएशन रूल्स एंड पॉलिसी होता है। इफ एन इन्वेस्टर वांट्स टू गेट अपडेटेड मंथली परफॉर्मेंस एंड पोर्टफोलियो डेटा ऑन म्यूचुअल फंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड ही रीड? अगर इन्वेस्टर को हर महीने अपडेटेड परफॉर्मेंस और पोर्टफोलियो डेटा चाहिए तो कौन सा डॉक्यूमेंट रीड करना चाहिए? पहला ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, दूसरा ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, तीसरा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, चौथा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर है फंड फैक्ट शीट। फंड फैक्ट शीट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो म्यूचुअल फंड स्कीम की अपडेटेड इंफॉर्मेशन देता है, और ये जनरली हर फंड हाउस द्वारा मंथली बेसिस पर पब्लिश किया जाता है। फंड फैक्ट शीट कोई स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी ये लॉ के अकॉर्डिंग कंपलसरी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन देने के लिए रेगुलर शेयर की जाती है। तो इसका राइट आंसर है फंड फैक्ट शीट। द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम इज एन एब्रिगेज वर्जन ऑफ विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट? किम किस डॉक्यूमेंट का शॉर्ट वर्जन होता है? पहला ऑप्शन है द ईयरली स्टेटमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ द फंड, दूसरा ऑप्शन है द हाफ ईयरली स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फंड, तीसरा ऑप्शन है द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द फंड, चौथा ऑप्शन है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट सिड एंड साई। तो इसका राइट आंसर है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट सिड एंड साई का ही वो शॉर्ट वर्जन होता है। किम यानी कि की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम असल में सिड यानी कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और साई यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन का समरी होता है। स्कीम का मेन डॉक्यूमेंट सिड और साई होते हैं। किम में इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं जो इन्वेस्टर के लिए जरूरी होते हैं, ताकि वो डिसाइड कर सके कि ये इन्वेस्टमेंट उसकी नीड्स के लिए सुटेबल है या नहीं। तो इसका राइट आंसर है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट सिड एंड साई। डैश इज आर इंक्लूडेड इन द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम। किम में क्या क्या इंक्लूड होता है? पहला ऑप्शन है नेम ऑफ द फंड मैनेजर एंड ट्रस्टी, दूसरा ऑप्शन है परफॉर्मेंस ऑफ स्कीम, तीसरा ऑप्शन एसेट एलोकेशन प्लान, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। किम असल में सिड और साई का शॉर्ट समरी होता है। किम में क्या क्या होता है? एएमसी, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, फंड मैनेजर और स्कीम के नाम, इशू डेट होता है, कब ओपनिंग हुआ, क्लोजिंग हुआ, रीओपनिंग हुआ, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, एसेट एलोकेशन पैटर्न, रिस्क प्रोफाइल, प्लान और ऑप्शन, बेंचमार्क इंडेक्स, डिविडेंड पॉलिसी, परफॉर्मेंस होता है कि फंड 1 साल में, 3 साल, 5 साल, 10 साल में क्या परफॉर्म किया, एक्सपेंस होता है उसका, इन्वेस्टर गिवरेंस रिडर्सल डिटेल्स होता है। ये सारे चीज किम में होते हैं। वेयर इज द परफॉर्मेंस डेटा फॉर ऑल स्कीम अक्रॉस द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अवेलेबल? पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सभी स्कीम का परफॉर्मेंस डेटा एक ही जगह कहाँ अवेलेबल होता है? पहला ऑप्शन है द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सीड, दूसरा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम, तीसरा ऑप्शन है एमफी वेबसाइट, चौथा ऑप्शन है द फंड फैक्ट सीट। तो इसका राइट आंसर है एमफी वेबसाइट। हर एएमसी के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपनी वेबसाइट पर स्कीम परफॉर्मेंस डैशबोर्ड पब्लिश करे और उसे रेगुलर बेसिस पर अपडेट करे। इससे इन्वेस्टर को स्कीम की परफॉर्मेंस ट्रैक करने में हेल्प मिलती है। साथ ही म्यूचुअल फंड स्कीम का परफॉर्मेंस डेटा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एमफी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल होता है। एमफी वेबसाइट पर सारे म्यूचुअल फंड स्कीम का परफॉर्मेंस डेटा मिलता है। डिफरेंट टाइम पीरियड जैसे कि 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के हिसाब से डेटा देख सकते हैं। अलग अलग फंड कैटेगरीज के कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है एमफी वेबसाइट। इफ यू वांट टू नो द जनरल रिस्क फैक्टर देन विच डॉक्यूमेंट शुड ही रीड? अगर किसी इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड के जनरल रिस्क फैक्टर समझना है तो उसे कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट फील्ड विद सेबी, तीसरा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम, चौथा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। तो इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। स्कीम के रिस्क
स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड में क्लियरली मेंशन होते हैं। दो टाइप के इसमें रिस्क मेंशन होते हैं, जनरल रिस्क और दूसरा स्कीम स्पेसिफिक रिस्क। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। द न्यू फंड ऑफर डेट्स आर पब्लिश्ड इन द डैश। एनएफओ के डेट्स किस डॉक्यूमेंट में पब्लिश होते हैं? पहला ऑप्शन है बोथ की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तीसरा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। चौथा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर है बोथ की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। सिड में भी एनएफओ डेट्स होते हैं और किम में भी एनएफओ डेट्स होते हैं, क्योंकि किम जो होता है समरी होता है सीड एंड साई का, तो उसमें भी एनएफओ ओपनिंग डेट, एनएफओ क्लोजिंग डेट और रीओपनिंग डेट होते हैं। तो इसका राइट आंसर है बोथ की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम यानी कि किम एंड स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट यानी कि सीड। A summary of the scheme related information document is found in the कौन सा डॉक्यूमेंट समरी होता है स्कीम इंफॉर्मेशन का? पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। दूसरा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तीसरा ऑप्शन है फैक्ट शीट। चौथा ऑप्शन है एडेंडम। तो इसका राइट आंसर है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में स्कीम के डिटेल इंफॉर्मेशन होती है और म्यूचुअल फंड या एएमसी के स्टैट्यूटरी डिटेल्स भी इंक्लूड होते हैं जो स्कीम ऑफर कर रही है। की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बेसिकली सिड और साई का शॉर्ट समरी होता है। इसमें सिर्फ वो की पॉइंट्स होते हैं जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि वो डिसाइड कर सके कि इन्वेस्टमेंट उनके नीड्स के लिए सुटेबल है या नहीं। किम को मार्केट में इजीली और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ किम देना मैंडेटरी होता है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम? किम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? किम is a document that provides key information of the past performance of the scheme. दूसरा ऑप्शन है किम is the annual newsletter of the mutual fund. तीसरा ऑप्शन है किम provides annual history of all mutual fund scheme. चौथा ऑप्शन है किम is a document which must accompany all mutual fund application form. तो इसका राइट आंसर है किम is a document which must accompany all mutual fund application form. किम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देना मैंडेटरी होता है। विथ रिस्पेक्ट टू किम की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? किम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला ऑप्शन है किम इज बेसिकली एन एवरेज वर्जन ऑफ द ऑफर लेटर। दूसरा ऑप्शन है किम बेसिकली कंटेन्स ओनली द नेम्स ऑफ स्पॉन्सर ट्रस्ट एएमसी, नॉट देयर फंक्शन। तीसरा ऑप्शन है द किम इज अटैच्ड टू ईच एंड एवरी म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म। चौथा ऑप्शन है किम हैज टू बी प्रोवाइडेड ओनली इफ द इन्वेस्टर आस्क फॉर इट। तो इसका राइट आंसर है किम हैज टू बी प्रोवाइडेड ओनली इफ द इन्वेस्टर आस्क फॉर इट। ये ऑप्शन ही गलत है, इसलिए ये इसका राइट आंसर है। किम सिड और साई का समरी होता है जिसमें इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। ये डॉक्यूमेंट मार्केट में इजीली और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग हर म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ किम देना मैंडेटरी है। इसलिए स्टेटमेंट किम सिर्फ तब प्रोवाइड किया जाता है जब इन्वेस्टर मांगे। ये ऑप्शन गलत है। द फंक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड डैश। स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का मेन फंक्शन क्या है? पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग ऑल द स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर। दूसरा ऑप्शन है प्रोवाइडिंग ए कंपैरिजन ऑफ वेरियस म्यूचुअल फंड स्कीम। तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है प्रोवाइडिंग ऑल द स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर। म्यूचुअल फंड के लीगल डॉक्यूमेंट्स सिड, साई और किम इन्वेस्टर को स्कीम के बारे में पूरी जरूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हेल्प करते हैं इन्वेस्टर को इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में, क्योंकि इनमें स्कीम के फीचर, रिस्क, ऑब्जेक्टिव क्लियरली दिए होते हैं। द फॉर्मेट ऑफ की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम इज एज पर द रेगुलेशन रिलेटेड टू डैश। की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का फॉर्मेट किससे रिलेटेड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है? पहला ऑप्शन है सिक्योरिटीज मार्केट। दूसरा ऑप्शन है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तीसरा ऑप्शन है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। चौथा ऑप्शन है वैल्यूएशन ऑफ ए म्यूचुअल फंड। तो इसका राइट आंसर है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। किम, सिड और साई का समरी होता है। इसमें सिर्फ वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं जो इन्वेस्टर के लिए जरूरी होते हैं ताकि वो डिसाइड कर सके कि इन्वेस्टमेंट उसके नीड्स के लिए सुटेबल है या नहीं।
किम को मार्केट में इजीली और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हर म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ किम देना मैंडेटरी है। द इंटरिम चेंजेस इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम आर अपडेटेड टू द इन्वेस्टर थ्रू डैश। म्यूचुअल फंड स्कीम में बीच में होने वाले इंटरिम चेंजेस की इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर को किसके थ्रू दी जाती है? पहला ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम, दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साई, तीसरा ऑप्शन है एडेंडम, चौथा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सीड। तो इसका राइट आंसर है एडेंडम। सिड, साई और किम को टाइम टू टाइम अपडेट करना जरूरी होता है, लेकिन अगर बीच में कोई चेंज आता है तो उसे एडेंडम के थ्रू अपडेट किया जाता है। एडेंडम क्या होता है? एक एडिशनल अपडेट डॉक्यूमेंट जो एग्जिस्टिंग स्कीम डॉक्यूमेंट्स में हुए चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। एडेंडम को स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का पार्ट माना जाता है और यह किम के साथ अटैच होना चाहिए। When is the statement of additional information साई अपडेटेड? साई को रेगुलर बेसिस पर कब अपडेट करना होता है? पहला ऑप्शन है एवरी मंथ, दूसरा ऑप्शन है बिफोर 10th ऑफ जनवरी एंड 10th ऑफ जुलाई एवरी 6 मंथ, तीसरा ऑप्शन है एवरी 3 मंथ, चौथा ऑप्शन है बिफोर द एंड ऑफ 3 मंथ्स ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो इसका राइट आंसर है बिफोर द एंड ऑफ 3 मंथ्स ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। साई के अपडेशन के लिए क्लियर रूल्स होते हैं। हर फाइनेंशियल ईयर के एंड के 3 मंथ्स के अंदर साई अपडेट करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट चेंज होने पर इन्हें ऑनगोइंग बेसिस पर तुरंत अपडेट करना होता है और इन अपडेट्स को म्यूचुअल फंड की वेबसाइट और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एमफी की वेबसाइट पर अपलोड करना मैंडेटरी है। वेयर आर द स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर ऑफ ए म्यूचुअल फंड स्कीम डिस्क्लोज? म्यूचुअल फंड के जो स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर होते हैं वो किस डॉक्यूमेंट में मेंशन होते हैं? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है एडेंडम, तीसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साई, चौथा ऑप्शन है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। तो इसका राइट आंसर है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सिड। सिड में दो ब्रॉड कैटेगरीज के रिस्क हाईलाइट्स किए जाते हैं, स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर और स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर। स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर वो रिस्क होते हैं जो हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में कॉमन होते हैं। स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर वो रिस्क होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एसेट कैटेगरी से रिलेटेड होते हैं। The synopsis of the scheme related information document is founded in the स्कीम के डॉक्यूमेंट का समरी कहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साइन, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तीसरा ऑप्शन है ट्रस्ट डीड, चौथा ऑप्शन है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम। तो इसका राइट आंसर है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम। की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम असल में सीड और साई का समरी होता है। इसमें उन डॉक्यूमेंट्स के की पॉइंट्स होते हैं जो इन्वेस्टर के लिए जरूरी होते हैं ताकि वो डिसाइड कर सके कि इन्वेस्टमेंट उसके नीड्स के हिसाब से सुटेबल है या नहीं। किम को मार्केट में आसानी से और वाइड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ किम देना मैंडेटरी होता है। इफ एन इन्वेस्टर इन ए मल्टी कैप फंड वांट्स टू नो द इंडस्ट्री वाइज एलोकेशन ऑफ द फंड्स देन व्हिच डॉक्यूमेंट शुड ही रेफर टू? अगर इन्वेस्टर को मल्टी कैप फंड का इंडस्ट्री सेक्टर एलोकेशन देखना है तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट देखेगा? पहला ऑप्शन है फंड फैक्ट शीट, दूसरा ऑप्शन है सिड एंड साई, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, चौथा ऑप्शन है एनुअल अकाउंट्स ऑफ द एएमसी। तो इसका राइट आंसर है फंड फैक्ट शीट। म्यूचुअल फंड का एक सबसे पॉपुलर डॉक्यूमेंट होता है मंथली फंड फैक्ट शीट। इस डॉक्यूमेंट को इन्वेस्टर, फंड डिस्ट्रीब्यूटर, रेटिंग एजेंसी, रिसर्च एनालिस्ट, मीडिया एक्सटेंसिवली यूज करते हैं ताकि म्यूचुअल फंड के डिफरेंट स्कीम की इंफॉर्मेशन मिल सके। फंड फैक्ट शीट में इक्विटी स्कीम के लिए सिक्योरिटी वाइज एलोकेशन, इंडस्ट्री एंड सेक्टर वाइज एलोकेशन दोनों क्लियर प्रोवाइड किए जाते हैं। सेबी हैज टू अप्रूव द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इन डैश। सेबी कितने टाइम में स्कीम डॉक्यूमेंट अप्रूव करता है? पहला ऑप्शन है 7 डेज, दूसरा ऑप्शन है 15 डेज, तीसरा ऑप्शन है 1 मंथ, चौथा ऑप्शन है सेबी डज नॉट अप्रूव द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, इट ओनली गिव इट्स ऑब्जर्वेशन। तो इसका राइट आंसर है सेबी डज नॉट अप्रूव द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, इट ओनली गिव्स इट्स ऑब्जर्वेशन। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं करता बल्कि सिर्फ अपना ऑब्जर्वेशन देता है। म्यूचुअल फंड को इन ऑब्जर्वेशन को डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट करना होता है, इसलिए मार्केट में जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं वो सेबी द्वारा रिव्यू किए गए होते हैं, ना कि ऑफिशियली अप्रूव। तो इसका राइट आंसर है सेबी डज नॉट अप्रूव द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, इट ओनली गिव इट्स ऑब्जर्वेशन। हाउ ऑफन शुड द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम बी अपडेटेड?
किम कितनी बार अपडेट करना चाहिए? पहला ऑप्शन एवरी क्वार्टर, दूसरा ऑप्शन है ट्वाइस इन ए ईयर, तीसरा ऑप्शन है एटलीस्ट वंस ए ईयर, चौथा ऑप्शन है इट नीड नॉट टू बी अपडेटेड आफ्टर इट इज इशूड वन। तो इसका राइट आंसर है ट्वाइस इन ए ईयर। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के 2021 सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग किम को कम से कम हर हाफ ईयरली में एक बार अपडेट करना जरूरी है और ये अपडेट हाफ ईयर के एंड के एक मंथ के अंदर करना होता है। ये अपडेट सितंबर और मार्च के एंड के डेटा और इंफॉर्मेशन के बेसिस पर होता है। आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साई। साई में कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड नहीं होती? पहला ऑप्शन है टैक्स, लीगल एंड जनरल इंफॉर्मेशन, दूसरा ऑप्शन है करंट एसआईपी रिटर्न ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन नॉर्म्स, चौथा ऑप्शन है राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर। तो इसका राइट आंसर है करंट एसआईपी रिटर्न ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साई में म्यूचुअल फंड या एमसी की स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे म्यूचुअल फंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यूनिट होल्डर्स के राइट्स, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन नॉर्म्स। साई में स्कीम के रिटर्न की इंफॉर्मेशन नहीं होती। स्कीम के रिटर्न्स और परफॉर्मेंस रिलेटेड डिटेल्स आपको म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट में मिलती है। ऑफ दिस इज ए फिजिकल एसेट्स, इनमें से कौन सा एसेट्स रियल फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? पहला ऑप्शन है बैंक डिपॉजिट, दूसरा ऑप्शन है यूनिट्स बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तीसरा ऑप्शन है रियल एस्टेट, चौथा ऑप्शन है शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म। तो इसका राइट आंसर है रियल एस्टेट। फिजिकल एसेट मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जिन्हें हम टच और देख सकते हैं, जैसे कि लैंड हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, गोल्ड हो गए। फाइनेंशियल एसेट मतलब पेपर, डिजिटल फॉर्म, ये सिर्फ वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल चीज नहीं होती, जैसे कि बैंक एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यूनिट्स। हाउ इज द रिडक्शन ट्रांजेक्शन ऑफ ए म्यूचुअल फंड प्राइस? म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचने पर प्राइस कैसे कैलकुलेट होते हैं? एनएवी प्लस एग्जिट लोड, एनएवी माइनस एग्जिट लोड, एनएवी प्लस एंट्री लोड, एनएवी माइनस एंट्री लोड। तो एंट्री लोड करके कुछ नहीं है, एग्जिट लोड ही होगा। तो एनएवी से एग्जिट लोड को माइनस कर दे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनएवी माइनस एग्जिट लोड। जब आप फंड बेचते हो तो आपका एनएवी से थोड़ा कम पैसा मिलता है, क्योंकि एग्जिट लोड कट होता है। एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे एनएवी 11 रुपीज है किसी फंड का, एग्जिट लोड है 1%, तो 11 रुपया का 1% कितना हो जाएगा? 0.11। फिर उसको 11 रुपीज एनएवी जो है हमारा 11 रुपीज उससे माइनस कर देंगे, तो वो होगी हमारा रिडक्शन प्राइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनएवी माइनस एग्जिट लोड। डैश इज नॉट ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इनमें से कौन सा ऑप्शन म्यूचुअल फंड बेचने का चैनल नहीं है? पहला ऑप्शन है ब्रांचेस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा ऑप्शन है ब्रांचेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है ब्रांचेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, चौथा ऑप्शन है ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक। तो इसका राइट आंसर है ब्रांचेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई सिर्फ रेगुलेटर है, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट सेल या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। आरबीआई का रोल क्या है? रेगुलेट करना, बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करना, मॉनेटरी पॉलिसी करना। इसलिए आरबीआई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, ये सब म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, इसीलिए ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन है। व्हाट डज फाइनेंशियल गोल सेटिंग इन्वॉल्व? फाइनेंशियल गोल सेटिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले काम क्या होता है? पहला ऑप्शन है डिटरमाइनिंग ऑफ रिस्क प्रोफाइल, दूसरा ऑप्शन है एस्टिमेटिंग द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ए मेजर लाइफ इवेंट, तीसरा ऑप्शन है डिटरमाइनिंग एसेट एलोकेशन। तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट जितना है वो देखते हैं और किस इवेंट के लिए चाहिए, तभी हमारा फाइनेंशियल गोल डिसाइड होता है। तो इसका राइट आंसर है एस्टिमेटिंग द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ए मेजर लाइफ इवेंट। पहले गोल आइडेंटिफाई करो, फिर उसके लिए कितना पैसा चाहिए वो कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है। रिस्क प्रोफाइल बाद में डिसाइड होता है, एसेट एलोकेशन प्लानिंग स्टेज में तब डिसाइड होता है। A person wants to create a synthetic index, guide him as to in which of these categories the weightage of equity index would be the lowest। पहला ऑप्शन है सुपर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इक्विटी ज्यादा होता है, और यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लोवेस्ट इक्विटी, तो लोवेस्ट इक्विटी किस में होता है? कंजर्वेटिव में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, क्योंकि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में सबसे कम इक्विटी होता है 25%, बैलेंस में 50%, एग्रेसिव में 75% इक्विटी होता है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट
इज ट्रू। पहला ऑप्शन है इफ द म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर हेल्ड इन डीमेट फॉर्म दी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल फॉर्म। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि कन्वर्ट कर सकते हैं फिजिकल फॉर्म में। दूसरा ऑप्शन है व्हेन ए म्यूचुअल फंड इज रिडीम्ड और व्हेन देयर इज a dividend payout the amount will be credited to the bank account linked to the demat account for those mutual fund investor who opt for demat units। तो बी नंबर इसका राइट आंसर है, तो ओनली बी इज करेक्ट। बी राइट क्यों है? क्योंकि रिडम्पशन और डिविडेंड का पैसा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाता है जो डीमेट से लिंक होता है, इसीलिए बी इज करेक्ट। हाउ विल एन एप्लीकेशन टू सब्सक्राइब म्यूचुअल फंड यूनिट्स be treated if an AMFI registration number is mentioned in the application form and the choice of regular plan is indicated। अगर किसी म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म में ARN नंबर डाला हुआ है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व है, और रेगुलर प्लान सिलेक्ट किया है, तो बताओ एप्लीकेशन को कैसे ट्रीट किया जाएगा? एप्लीकेशन को एज ए रेगुलर ही ट्रीट किया जाएगा क्योंकि ARN भी ऐड है और प्लान भी रेगुलर लिया गया है। पहला ऑप्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज ए रेगुलर प्लान एप्लीकेशन। दूसरा ऑप्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड रिजेक्टेड। तीसरा ऑप्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड रिटर्न फॉर कंप्लीशन। चौथा ऑप्शन है इट विल बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट प्लान एप्लीकेशन। तो डायरेक्ट होगा नहीं, कैंसिल क्यों किया जाएगा जब ARN नंबर भी मेंशन है, रेगुलर प्लान भी मेंशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर वाला, इट विल बी ट्रीटेड एज रेगुलर प्लान एप्लीकेशन। अगर आप फॉर्म भरते वक्त ARN डालते हो, इसका मतलब है कि आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, और अगर साथ में रेगुलर प्लान भी सिलेक्ट किया है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली समझ लिया है कि आपने रेगुलर प्लान चूज किया है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसे ही रेगुलर प्लान बोलते हैं। एसेट एलोकेशन मींस, एसेट एलोकेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? पहला ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन फंड मैनेजर इन ए म्यूचुअल फंड। दूसरा ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन वेरियस एसेट क्लास इन ए पोर्टफोलियो। तीसरा ऑप्शन है एलोकेटिंग ए पोर्टफोलियो टू कैश। चौथा ऑप्शन है एलोकेटिंग म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्टर। तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर वाला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन वेरियस एसेट्स क्लास इन पोर्टफोलियो। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है आपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लास में डिवाइड करना, जैसे कि इक्विटी हो गया, डेट हो गया, गोल्ड हो गया। आपका टोटल पैसा एक जगह नहीं लगता, आप उसे डिफरेंट कैटेगरीज में बांट देते हो। इससे रिस्क भी कंट्रोल होता है और रिटर्न भी बैलेंस रहता है। अगर 10 लाख इन्वेस्ट करना है तो आप इसे डिवाइड कर सकते हो, जैसे एग्जांपल 5 लाख इक्विटी में डाल दिए, 3 लाख डेट में, 2 लाख गोल्ड में। इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो गया और रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो गया। तो इसका राइट आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स बिटवीन वेरियस एसेट क्लास इन ए पोर्टफोलियो, मतलब एसेट एलोकेशन। Which entity process the purchase and redemption transaction of investor of an open-ended fund? ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर जब यूनिट्स खरीदता है या बेचता है तो ये प्रोसेस कौन हैंडल करता है? पहला ऑप्शन है द कस्टोडियन, दूसरा ऑप्शन है द ब्रोकर म्यूचुअल फंड एजेंट, तीसरा ऑप्शन है एमफी, चौथा ऑप्शन है आरटीए एजेंट, मतलब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। तो इसका राइट आंसर है आरटीए एजेंट। आरटीए एजेंट का काम होता है इन्वेस्टर का रिकॉर्ड मेंटेन करना, यूनिट का अलॉटमेंट मतलब बाय और सेल करना, स्विच डिविडेंड प्रोसेसिंग करना और इन्वेस्टर का अकाउंट स्टेटमेंट भेजना। तो इसलिए इसका राइट आंसर है आरटीए एजेंट, मतलब वो पूरा ट्रांजैक्शन प्रोसेस हैंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट इज बिटवीन डैश इन ए बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में इक्विटी इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट के बीच में होता है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है बैलेंस, तो यहाँ पे देखना कि कौन सा बैलेंस जैसा लग रहा है। तो ये आप 3 नंबर ऑप्शन देखेंगे, 40% एंड 60% ऑफ टोटल एसेट्स, तो दोनों के बीच में 50% आ रहा है, यानी यही बैलेंस्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन 40% एंड 60%। द डैश इज द प्रमोटर ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का प्रमोटर कौन होता है? तो हम लोग पढ़े कि म्यूचुअल फंड के जो सबसे ऊपर स्ट्रक्चर में कौन होता है? स्पॉन्सर होता है। तो इसका राइट आंसर है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर को ही फाउंडर एंड प्रमोटर बोलते हैं। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर में बनता है, ये भी पूछ दिया जाता है एग्जाम्पल में कि म्यूचुअल फंड किस स्ट्रक्चर में वर्क करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रस्ट स्ट्रक्चर। और इस ट्रस्ट को स्पॉन्सर क्रिएट करता है, इसलिए स्पॉन्सर ही मेन पर्सन, प्रमोटर और फाउंडर होता है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पॉन्सर। When an institutional investor is not allowed to invest in equity markets, then the mutual fund distributor can sell dash to such an investor. अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर उससे उसको कौन सा फंड रिकमेंड करेगा? पहला ऑप्शन है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, दूसरा ऑप्शन है इक्विटी सेविंग फंड, तीसरा ऑप्शन है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, चौथा ऑप्शन है आर्बिट्रेज फंड। तो इसमें जब भी आप इक्विटी नहीं खरीद सकते तो डेट खरीदना होता है। तो इसमें डेट कौन सा है? कौन सा फंड? डेट फंड। आपको ये देखना होगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड 100% डेट फंड, इक्विटी सेविंग फंड में इक्विटी प्लस डेट होता है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इक्विटी फंड है, और आर्बिट्राज फंड भी इक्विटी फंड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को इक्विटी में इन्वेस्ट करने की परमिशन नहीं होती, ऐसे केस में उन्हें सिर्फ डेट फंड ही रिकमेंड किए जाते हैं। तो ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा डेट फंड है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एक डेट फंड है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। डैश इज ए पैसिव फंड। कौन सा पैसिव फंड? ऑप्शन है पहला गोल्ड सेक्टर फंड, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो हम लोग पढ़े जो ईटीएफ होता है वो एक पैसिव फंड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। The main document which authorize a company to invest in a particular mutual fund scheme is, कंपनी को म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट ऑथराइज देता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। पहला ऑप्शन है द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा ऑप्शन है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तीसरा ऑप्शन है शेयर होल्डर रेजोल्यूशन, और चौथा ऑप्शन है स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है चौथा नंबर वाला स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन। कंपनी का डिसीजन कौन लेता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। जब बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल मिलता है तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, और जब स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो तो स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन। The transaction costs are low for investment in real estate as compared to other financial assets. State whether true or false. क्या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट फाइनेंशियल एसेट के कंपैरिजन में कम होता है? तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि रियल एस्टेट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा होता है। रियल एस्टेट में जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसमें स्टैंप ड्यूटी लगता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगता है, ब्रोकरेज देना पड़ता है, ये सब मिलके कॉस्ट काफी हाई हो जाता है। दूसरी तरफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक म्यूचुअल फंड, स्टॉक, कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होता है। तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रियल एस्टेट में ज्यादा लगता है चार्जेस। Mr. Mehta is a stock market investor. The stock market had crashed recently. Mr. Mehta pulls back all his investment from the stock market because he fears that the market will fall again. Which bias is Mr. Mehta exhibiting? Mr. Mehta ने देखा मार्केट रिसेंटली क्रैश हुआ है, डर की वजह से उसने अपना सारा पैसा निकाल लिया। ये बिहेवियर कौन सा बायस दिखाता है? पहला ऑप्शन है रिसेंसी बायस, दूसरा ऑप्शन है ओवर कॉन्फिडेंस बायस, तीसरा ऑप्शन है कंफर्मेशन बायस, और चौथा ऑप्शन है हर्ड मेंटेलिटी। तो इसका जो रियल आंसर होगा वो रिसेंसी बायस होगा, क्योंकि रिसेंट इवेंट से ये रिलेटिव है, तो इसीलिए रिसेंसी बायस इसका राइट आंसर होगा। रेसेंसी बायस का मतलब क्या हो गया? जो अभी रिसेंट में हुआ है उसको ही फ्यूचर का बेस मान लेना। मार्केट गिरा तो लोग सोचते हैं गिरेगा, मार्केट बढ़ा तो लोग सोचते हैं अब मार्केट सिर्फ बढ़ेगा ही, बट ऐसा तो नहीं होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? लोग प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते, सिर्फ रिसेंट इवेंट पर डिसीजन लेते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसेंसी बायस।